अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। और खास तौर पे जो लोग बारिश एक्सपीरियंस कर रहे हैं, आपका हाल हम जरूर जानना चाहते हैं, बिकॉज रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बन रहे हैं। रावलपिंडी इस्लामाबाद में 150 मिलीमीटर की रिकॉर्ड बारिश हो चुकी है। फौज से मदद तलब कर ली गई है। जी मतलब एक्सट्रीम केस हो चुका है। नाला लई में ज़ायद हो गई है ये मिक़दार अब बारिश की, बादलों के बरसने और बारिश हो रही है अभी। सो इट हैजंट इवन स्टॉप्ड और फोरकास्ट भी है। नाला लई में पानी की सतह जो है वो कटारिया के मकाम पर 16 फुट और गवाल मंडी पुल पर 15 फुट होगी है। नाउ दीज आर नॉट ऑर्डिनरी डेज कि जब बारिश होती है तो इतना हो जाता है। नो, दिस इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। फिर अतराफ की आबादियों में सायरन बजाए गए, जो नशेबी इलाके हैं वहां से लोगों को खाली कराया गया। सड़कों पर पानी ऑब्वियसली जमा है। इससे पहले जो लाहौर में एक रात पहले, कल हम बात कर रहे थे, परसों जो रात को लाहौर में हाल हुआ है ना, वो भी अनप्रेसिडेंटेड ही था। मतलब जो लाहौरी वहां पैदा हुए हैं, पले हैं, बड़े हैं, वो कह रहे हैं कि मतलब ऐसी बारिशें हैं कि जल थल एक हो रहा है। बेसिकली पहले निज़ामे जिंदगी, एक्चुअली जो होता है ना टर्म निज़ामे जिंदगी दरहम बरहम होना, क्या नशेबी इलाका, क्या नॉट सो नशेबी इलाका, सब जगह पानी। अच्छा, नाउ दीज आर दोज प्लेसेस जो कि दे आर वेरी यूज्ड टू बारिश। अगर हमारे यहाँ कराची में अगर हो जाए और बहुत ज्यादा हो जाए, थोड़ी सी भी हो तो हमारा तो खैर काफी बुरा हाल हो जाता है। सो दैट इज स्टिल अनएक्सपेक्टेड। हम जिन जगहों की बात कर रहे हैं वहाँ बारिशें होती हैं, पूरा साल ही बारिशें होती हैं, लेकिन आप अंदाजा करें कि किस लेवल की बारिश है कि रिकॉर्ड भी टूट रहे हैं और वो जल थल एक हो जाने वाले। लोग जरा परेशान हो गए हैं कि फाइन वी आर यूज्ड टू दिस, बट ये जरा यूज्ड टू से बढ़ के है बात। तो अब जी आपको बताएं कि पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में होने वाली बारिशों से जानी और माली नुकसानात में मुसलसल इजाफा हो रहा है। बिल्कुल। और सिर्फ कल जिस तरह बताया है कि पंजाब में छतें गिरने और दीगर मुख्तलिफ वाकयात में 28 अफराद जाँ बहक हो गए। मतलब 28 दैट इज अ ह्यूज नंबर। तो लोग कल की बात कर रहे हैं हम, और ये मतलब आप ये तो हम मेरा ख्याल है एक पूरा ये तादाद ओवरऑल मुल्क में जब से 1-1.5 महीना से बारिशें शुरू हुई हैं सैकड़ों में पहुंच चुकी है। बिल्कुल 90 अफराद जख्मी हुए हैं। हलाकतों की तादाद बढ़ती जा रही है। सूबाई हुकूमतों की अपनी तैयारियां हैं, हम बात भी करते रहते हैं, लेकिन सर्टनली आवाम को भी जरा और कैजुअली लेना बंद कर दें अब इसको। हाँ। ठीक है, ये हम थिंक कि जी बारिश हो रही है, लेट्स गो एंजॉय। ये लेट्स गो एंजॉय वाला सीन नहीं अब रहा, बिकॉज यू हैव टू बी रियली केयरफुल अबाउट इट। साथ ही आपको बताएं कि वजीर आजम शहबाज शरीफ भी कह रहे हैं कि सवात वाक़े के बाद मुताल्लिका इदारों को सबक सीखना चाहिए, बिकॉज ऐसे एक्सीडेंट, ऐसी चीजें हो रही हैं कि लगता है कि इतना इमरजेंसी सर्विसेज को जितना सीरियस होना चाहिए या इस चीज को प्रीएम्प्ट करना चाहिए था, वो उस तरह हुआ नहीं। वजीर आजम का क्या कहना था, ये देखिए। बदकिस्मती से बारिशों में कई जानें ज़ाया हो गई और पूरे पाकिस्तान में, लेकिन ख़ास तौर पर सवात में जो एक अफसोसनाक वाक़या हुआ वो इंतहाई दिलखराश वाक़या था। और मैं समझता हूँ कि उससे हमें सबक सीखना चाहिए। तर्जुमान रेस्क्यू पंजाब के मुताबिक पंजाब में कल शेखुपुरा में सबसे ज्यादा 217 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। 217। लाहौर के इलाके शादरा टाउन में मोटरसाइकिल सवार खुले मैनहोल में गिर गया। सीवेज लाइन की खुदाई के बाद रसूल पार्क में बारिश का पानी खड़ा था। महल्लेदारों ने शहरी को गिरते देख लिया और अपनी मदद आपके तहत बाहर निकाला। इसकी वीडियो भी आई हुई है। अच्छा जी, लाहौर में बारिश का पानी जमा होने के बाद बाज़ हल्कों की जानिब से इंतजामिया पर भी तनकीद की गई। सूबाई वज़ीर इत्तलात आसिम बुखारी का कहना है कि अमला दिन रात पूरी तरह काम कर रहा है एंड वी कैन एक्सपेक्ट कि काम कर रहा होगा, लेकिन इतनी बारिश है और इतना पानी है कि कैसे मैनेज कर रहे होंगे। आज़मा का क्या कहना था, ये देख। तेज बारिश के अंदर भी वासा अमला, इवन वासा के एमडी, हमारे मिनिस्टर साहब, सब लोग जो है वो सुबह 4 साढ़े 4 बजे तक भी, मैंने आखिरी जो देखा वो 4 साढ़े 4 बजे तक भी वो सड़कों पर जो है वो निकासी आपके लिए मौजूद थे। तो पानी का इकट्ठा होना फितरी अमल है, लेकिन हुकूमतों का यह फ़र्ज़ है कि उस पानी को खड़ा ना रहने दें और उसको जल्द अज जल्द उसकी निकासी आपको यकीनी बनाया जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह आज सुबह जब आप उठे तो लाहौर के शहरियों को किसी सड़क पर पानी नज़र नहीं आया और आपको शायद ये यकीन भी ना आया हो कि इतनी बारिश के बाद लाहौर की सड़क पर कोई पानी नहीं था और अंडरपासेस हों, ये तमाम चीज़ों को टाइमली क्लियर करा दिया गया था। तो कहा तो यही जा रहा है कि क्लियर किया जाएगा। अच्छा, ये जरा वीडियो देखें, ये सोशल मीडिया पे भी बड़ी वायरल हुई है। हाँ, ये शख्स बस अपनी मोटर बाइक पे निकला है और गायब। उसके बाद एकदम से, बिकॉज पानी के नीचे आपको क्या पता कि क्या है। होता ये कि लोग मैनहोल्स खोल देते हैं,
जब भी इतनी बारिश हो रही होती है तो एक्चुअली पानी मैन होल्स के भी लिए उबल ही रहे होते हैं, मतलब इतने पानी ने जाना क्या है, लेकिन यस उनको खोल दिया जाता है। और फिर किस तरह इसको बचाया गया, थैंक गॉड के फिर भी इसका हाथ जो था वो नजर आ रहा था, लोगों ने इसको गिरते हुए देख लिया और इसको पानी से निकाल लिया। बाइक तो खैर गई, तो लिहाजा बची ये अल्टीमेटली। जरा टेंशन हो रही थी वीडियो देख के कि अब इसे जल्दी कोई हाथ दे दे और निकल हाँ, आए। लोग क्योंकि भी वो डर रहे थे क्योंकि समझ नहीं आता ना कि करंट है कि कोई मैनहोल है। खैर रहने वालों को तो शायद पता ही होगा, लेकिन एक डर ये भी होता है कि इस पानी में कहीं करंट ना हो। और जो कि लोग होता उसमें भी है, मोहतात मतलब होते वो हैं। वाले किस्से भी हम बहुत सुन चुके हैं, लेकिन इस देखिए ह्यूमन चेन बना के लोग अपनी मदद आप कुछ कर ही रहे हैं। हम्म। साथ ही आपको ये भी बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला हरीपुर, सबाबी, सवात और नौशहरा समेत दीगर अजला में भी बारिशों का सिलसिला जारी है और आज भी बारिशें जारी रहने का इम्कान है। PDMA ने नदी नालों में तुगयानी का खदशा जाहिर करते हुए इंतजामिया को अलर्ट रहने का भी कह दिया है। इंतजामिया को ऑलरेडी अलर्ट रहना चाहिए, दिस इज द सीजन जिसमें उनका काम होता है। बलोचिस्तान की बात करें तो PDMA की रिपोर्ट के मुताबिक अब तक सूबे में बारिशों के बायस मुख्तलिफ वाकयात में 16 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। हलाकतों की ये वाकयात जो हैं ये बहुत जगह हुए हैं, कहाँ जोब, ज़ियारत, मूसखेल, उजदार, लोरालाई, लसबेला और कोलू में पेश आए हैं। महकमा मौसमियात ने मुल्क के बेशतर हिस्सों में आज भी मजीद बारिश की पेशगोई की है। ज़िला इंतजामिया ने शहरियों से अपील की है कि कमज़ोर और बोसीदा इमारतों से दूर रहें, बारिश के दौरान बिजली के आलात से एहतियात बरतें। सो ये है सारी सूरत हाल। अच्छा, मुल्क भर में जहाँ बारिश हो रही है वहाँ कराची में बारिश नहीं हो रही। अच्छा जी, ये हमने बात करनी है एंड ऑफ कोर्स एक आंखों देखा हाल आपको पता है, दैट इज द वे वी डू थिंग्स हियर एट जियोसान के हमारे कॉरेस्पोंडेंट्स आर ऑन द स्पॉट एंड वी वांट टू नो कि क्या हो रहा है। उमे फरवा इज जॉइनिंग अस फ्रॉम लाहौर। उसके अलावा डॉक्टर रिजवान नसीर भी हमारे साथ हैं, सेक्रेटरी इमरजेंसी सर्विस पंजाब। हम जरा पहले डॉक्टर रिजवान डॉक्टर साहब से डॉक्टर बात कर साहब, लेते हैं। हमें यही आखिरी इत्तलात ये हैं कि 200 से ज़ायद मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। जाहिर है बहुत ही अलार्मिंग सूरत हाल है अगर मुसलसल इतनी बारिश हो और होती चली जाए। पिंडी में अभी पर्टिकुलरली क्या हालात हैं? क्या अभी भी बारिश हो रही है? एक तो ये कंफर्म कर सकते हैं आप। दूसरा ये कि जहां जहां पानी भरा हुआ है और नाला लई वगैरह और उसके अतराफ के इलाके, वहां क्या इंतजाम किए हैं आपने? जी, इस वक्त मैं ये बताता चलूं कि हमारा एक कायदा प्रिपेयर्डनेस का एक निज़ाम होता है जिसमें पहले से इक्विपमेंट को चेक करना, स्टाफ की रेडनेस को चेक करना, ये सारे की सारी चीजें की जाती हैं। लेकिन जो अनप्रेसिडेंटेड रेंज हैं जो कभी हुई हैं, और खासतौर पर अगर मैं आज सुबह की बात करूं तो इस वक्त जो 400 से ऊपर मिलीमीटर जो तकरीबन चकवाल के अंदर हुई है वो अनप्रेसिडेंटेड है, और उसकी वजह से जो है वो इतना उसको मैनेज करना इज अ ह्यूज चैलेंज। उसके बाद वही जेहलम में आया है। जेहलम में भी कुछ लोग फंसे भी हुए थे, उनको हमने एयरलिफ्ट भी कर रहे हैं वहां से, और सब टीमों को वहां से हमने निकाला है विंड टॉरेंट्स की वजह से जो वहां से चले हैं। उसके बाद वहां पे जाके डॉक्टर रिजवान नसीर हमारे साथ है, हम पूरे इनको पंजाब की कनेक्ट सूरत हाल करेंगे। डिस्कस कर रहे हैं हम। चकवाल में बहुत बारिश हुई है, चकवाल में एक रेन इमरजेंसी है, नुकसान भी हुआ है और सर्टनली मतलब अमलाक को, फसलों को ये तो नुकसान होता ही है। इसके अलावा अच्छा, चकवाल का भी जिक्र किया है डॉक्टर रिजवान ने और साथ जेहलम का भी जिक्र किया और अभी वो बात कर ही रहे थे। वी आर ट्राइंग टू गेट इन टच विद हिम अगेन। इन द मीन टाइम मालूम करते हैं कि लाहौर में बारिश अभी हो रही है। उमे फरवा, अभी का हाल बता दें, आप कहाँ हैं? और ये आप, हम हमेशा अपने कॉरेस्पॉन्डेंट से यही जानना चाहते हैं क्योंकि इतने सालों से आप लोग भी कवर कर रहे हैं, ये आपको भी अनप्रेसिडेंटेड लग रहा है कि ये कुछ पहले से ज्यादा ही बारिश हो गई है? जी बिल्कुल, इस वक्त तो मैं माल रोड पे खड़ी हूँ और आज भी महकमा मौसमियात ने बारिश की पेशगोई की है। और हुमा और अब्दुल्ला, ये आपको पता है कि महकमा मौसमियात ने ये पहले ही अलर्ट जारी कर दिया था कि ये जो इस साल बारिशें होंगी 25% ज़्यादा होनी है। और ये जो तीसरा स्पेल आया हुआ है मानसून का, इसमें पहले ही उन्होंने कहा था कि मूसलाधार बारिशें होंगी। अब 3 दिन अगर देखा जाए, लाहौर में 300 से ऊपर मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की जा चुकी है और ये मुसलसल 3 रोज जो बारिशें हुई, इसमें सबसे ज्यादा ना सिर्फ लाहौर में बल्कि पूरे पंजाब के अंदर छतें गिरने के वाकयात जो है वो बहुत ज्यादा सामने आए हैं और जिसमें 33 के करीब अफराद जो हैं जाँ बहक हुए हैं और 100 से जायद यानी 120 से जायद अफराद जो हैं वो इसमें जख्मी हुए हैं। तो ये वो सूरत हाल है कि मुसलसल मूसलाधार बारिशें होती रही। इसमें यह भी देखा गया कि 6 घंटे में मुसलसल 100 से कुछ ऊपर जो है जाके बारिश हुई। महकमा वासा जो है, इसमें ये कहना गलत नहीं है कि उन्होंने बहुत कोशिश की है कि लाहौर के अंदर पानी खड़ा मत हो, लेकिन उसके बावजूद लाहौर में अभी भी ऐसी कुछ सोसाइटीज हैं
जहां पर बारिश का पानी आपको नजर आएगा। और उसकी वजह ये है कि वासा जो है उसके अंदर जो है या उसकी जिम्मेदारियों में जो सोसाइटीज प्राइवेट बनी हुई हैं वो उसके कंट्रोल में नहीं आती। और यही वजह है कि लाहौर की बहुत सी ऐसी सोसाइटियां हैं कि रात तक वहां से कंप्लेंट्स ये आती रही कि उनके घरों के बाहर, उनकी गलियों के अंदर पानी खड़ा है। जब इस हवाले से महकमा वासा से बात की गई तो उनका यही कहना था कि यहाँ पर लाहौर के अंदर बेशतर ऐसी प्राइवेट सोसाइटियां बनी हुई हैं जिनके अंदर वो उनके कंट्रोल में नहीं आती। वो उनका ये बिल्कुल भी जिम्मेदारी नहीं कि वहां जाके सफाई कर सके। तो इसका मतलब उम्मे फरवा आपके कहने का मतलब है कि इस तरह जो सोसाइटीज बनी हुई है वहाँ वासा फिर काम भी नहीं करता या रिक्वेस्ट करे सोसाइटी तो पहुंचता है, मतलब उनको अपनी मदद आपसे ही पानी निकालना होगा या फिर क्या होगा उधर? जी बिल्कुल, एक तो वो अपनी मदद आपके तहत कुछ ना कुछ करते हैं, दूसरा ये होता है कि बारिश रुक जाती है तो आहिस्ता आहिस्ता वो पानी खुद ब खुद निकलना शुरू हो जाता है। यहाँ पर सबसे बड़ा अलमिया ये है कि जब भी कोई सोसाइटी बनती है वो इस चीज को बिल्कुल भी नहीं देखती या चेक करती कि वहां पर पानी का क्या सिस्टम होगा। जब रोड जो है किसी सोसाइटी से ऊपर होती है तो जब बारिश आती है वो पानी सारा नीचे, चूंकि सोसाइटी होती है नीचे की तरफ गलियां होती हैं, वो पानी का फ्लो सारा उस तरफ जाना शुरू हो जाता है। और यही वजह है कि लोगों के घरों के अंदर भी पानी आना शुरू हो जाता है, घरों के बाहर इतना पानी खड़ा हो जाता है कि लोग जो है वो निकल नहीं सकते, घरों के अंदर बंद होकर रह जाते हैं। अच्छा ये बता दीजिएगा उम्मे फरवा, कुछ तो शहरी इंतजामिया के तहत आते हैं इलाके, गड़ी शाहू डेविस रोड ये नोटोरियस था, यहाँ पे लक्ष्मी चौक, अब तो लक्ष्मी चौक पे वैसे वो ड्रेन वेल भी बना दिया गया, सारा कुछ वहाँ निजाम बेहतर हो गया। बाज कंटोनमेंट के इलाके ऐसे हैं जहाँ नोटोरियस है, बरकी रोड पे हमेशा से हमारे बचपन से पानी खड़ा होता है और कई कई दिन पानी खड़ा रहता है, तो वहां भी शहरी इंतजामिया ही काम करती है। देखिए वो कैंटोनमेंट का जो इलाका आता है वो जिम्मेदारी कैंटोनमेंट की है, वो महकमा वासा के अंडर नहीं है, तो वो महकमा वासा वहां पे काम नहीं कर सकता। जो महकमा वासा के पास इलाके आते हैं वहां पर महकमा वासा काम करता भी है और आपको करता हुआ वो नजर भी आएगा। चले उनको भी जरा मुतहरिक होने की जरूरत है क्योंकि बहुत सी वीडियोस जो हैं वो उन इलाकों से भी आ रही हैं जहां पानी अभी तक मौजूद है। हम बहुत सी वीडियोस वगैरह भी देख रहे हैं, खासतौर पे एक बड़ी खतरनाक वीडियो, एक शख्स जो है वो मोटर बाइक पे और वो मैनहोल में गिर जाता है, फिर उसको बचाया है। तो ये किस जगह का वाकया है ये बताइएगा, ये बंदा भी बच गया कि नहीं? और हाँ निकाल तो वैसे लिया था उसको, लेकिन कोई फिगर है आपके पास जो लोग ये ऑब्वियसली बारिशों की वजह से जख्मी हुए हो? दोबारा बता दीजिएगा जी प्लीज। जी जी बिल्कुल, मैं बताती हूँ। लाहौर के अंदर छतें गिरने और इस तरह से जो वाकयात हुए हैं उसमें 12 के करीब लोग जो हैं उनकी हलाकतें हुई हैं और 10 के करीब ऐसे अफराद हैं जो जख्मी हुए हैं। लेकिन इसमें आपको लाहौर के अंदर जो अभी एक और काम भी चल रहा है, MCL यानी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की जानिब से मुख्तलिफ इलाकों के अंदर खुदाई बहुत ज़्यादा हुई हुई है और खुदाई की वजह से लोग जो हैं, अब जाहिर है जब इतनी ज़्यादा बारिश हो जाएगी और एक कोई अजनबी शख्स वहाँ रास्ता ले लेता है कि जी मैं यहाँ से गुजर जाऊं, शॉर्टकट हो जाएगा, तो उस सूरत में उसको तो नहीं पता कि इस गली के अंदर खुदाई हुई हुई है। और वो खुदाई भी इतनी ज्यादा गहरी है कि जब बारिश का पानी उसमें इकट्ठा हो जाए तो कोई दूर से देखेगा तो उसको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि कहीं मेन खोल खुला हुआ है, ये यहाँ पे खुदाई बहुत ज्यादा हुई हुई है, उसकी वजह से उसको मसला हो सकता है। और ये जो कल वाकया जो CCTV सामने आया, ये उसी का नतीजा है कि खुदाई भी हुई हुई थी और मेन होल का कवर भी उतरा हुआ था। अब मेन होल का कवर जो है आपको पता ही है कि यहाँ पर नशा करने वाले अफराद भी आम गलियों में, और बारिशों में वैसे भी हटा देते हैं, अहले मोहल्ला भी हटा देते हैं बारिशों में, भी हटाया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल हटाया भी जाता है, वो इसलिए बहुत शुक्रिया उम्मे फरवा, हमें अपडेट करनी थी लाहौर की सूरत हाल। लाहौर में अभी तो एज वी स्पीक बारिश नहीं हो रही है लेकिन आज फिर बारिश की पेशगोई है। डॉक्टर रिजवान नसीर हमारे साथ हैं, पंजाब की सूरत हाल मालूम करते हैं। डॉक्टर साहब सबसे पहले बता नहीं डॉक्टर साहब एक सेकंड, आप पहले जब हमें बता रहे थे, क्योंकि हमारी बात तो बिल्कुल खत्म ही होगी, चकवाल से आपने शुरू किया, 400 मिलीमीटर गालिबन आपने कहा था, जेलम की आपने बात की, पूछना हम चाहते हैं कि क्या ये एक्सपेक्टेड था आप लोगों के लिए? ऑफ कोर्स फोरकास्ट तो थी बारिश की, लेकिन अब कितनी बारिश होती है उसको किस तरह डील करना है, मतलब हाउ फार वुड यू एंड योर टीम्स गो कि जितनी भी बारिश हो जाए वी आर प्रिपेयर्ड फॉर इट? Did you prepare for this? Yes.
बेसिकली? देखिए, क्लाइमेट चेंज का तो जो फिनोमेना है वो चाहे यहाँ पे हो, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो, कहीं पे हो, उससे अब चैलेंज एक बहुत बड़ा आ चुका है। That's right. आई थिंक कोई भी जगह या कहीं पे भी कोई ये कहना कि जी आप परफेक्ट प्रिपेयर्डनेस है और इन अल्लाह ताला की जो ये आफात आती है इनके अगेंस्ट आपकी वो मुमकिन नहीं है। बट एक बेयर मिनिमम जहाँ पे हम समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जहाँ पे एक निज़ाम बिल्कुल नहीं था, आज पूरे जनूबी एशिया के अंदर पहली अक़वाम मुत्तहिदा से सर्च एंड रेस्क्यू में सर्टिफाई होने वाली टीम है, जो कि पाकिस्तान का एक एजाज है, जो हमारी इमरजेंसी सर्विसेज अकेडमी लाहौर पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, जिसने ना सिर्फ ये बल्कि तुर्किया में भी रिस्पॉन्ड किया। तो आज मैं खास तौर पे जो हम अब मानसून और इस वक्त रेन के बारे में है, मैं उस पर आज आपसे जरूर ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आज सारी टीमें मौजूद हैं, वाटर रेस्क्यू इमरजेंसीज पे भी कर रहे हैं, लेकिन मैं सिर्फ डेटा के हवाले से मैं लोगों से अपील ये करूंगा कि देखिए 310 के करीब इस वक्त छोटे घर और ये स्ट्रक्चरल कोलैप्स हो चुके हैं जिनकी छतें ठीक नहीं थी, और वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है कि जो है ना इस किस्म के लोगों से जो है वो खास तौर पे अपनी अपनी सिर्फ छतों को चेक कर लें। तो अगर आप इसको चेक कर लें और बारिश से पहले चेक कर लें तो आप इससे बच सकते हैं, क्योंकि बारिशें ज्यादातर रात के वक्त और अर्ली मॉर्निंग होती हैं, तो वो पॉसिबल नहीं होता लोगों के लिए, तो पहले से आपको चेक करना जरूरी है। दूसरा, 21 लोग जो वाकयात हैं वो तकरीबन इलेक्ट्रिक्यूशन के हुए हैं, जिसमें लोगों को ने गीले पैओं और उनके साथ जाके कहीं पे टच किया या किसी पोल के साथ जाके उन्होंने उसको टच किया और उसके साथ हुए। 4 इस तरह से गिरने के वाकयात हैं। 15 रोड ट्रैफिक हादसात हुए हैं, जिसमें मोटरसाइकिल वाले जाते हुए अगेन बेहतियाती जो बाकी कर रहे होते हैं, लेकिन खास तौर पे जब सड़क स्लिपरी होती है और उस वक्त फिर गिरने के वाकयात होते हैं। इसी तरह 4 एक वाकयात ऐसे हुए जहां पे आप खेतों में थे लोग, पानी में, और वहां पे बिजली जिस वक्त वो हुई आसमानी बिजली के साथ जो है वो उनकी डेथ्स हुई हैं। तो अभी तक हमारी कोई 90 के करीब है जो कि टोटल डेथ्स आई हैं, और उसमें ज्यादातर जो सारे इंसिडेंट्स देखने को मिल रहे हैं वो 310 के करीब स्ट्रक्चरल कोलैप्स के हैं। तो मैं लोगों से 90 डेथ्स जो आप डॉक्टर साहब बात कर रहे हैं, ये ऑल ओवर पंजाब की बात कर रहे हैं? जी, शुरू दिन से, जिस दिन से हुआ है हमारा ये 16 से तकरीबन जून से जो ये शुरू हुआ, जब से बारिशों का सिलसिला, और उसमें खुसूसी तौर पे पिछले कुछ अरसे में जो तेजी आई है, उसमें अब लोगों से हम ये तब के सारे वाकयात टोटल जो हैं ये सारे इंसिडेंट्स हुए हैं इस सीजन के अंदर हुए। तो यहाँ पे मैं लोगों से अपील करूंगा ऑन द बेसिस ऑफ द एविडेंस, और जो सारा है उसमें सारी तैयारी है, हुकूमत ने पूरी जो पॉसिबल मशीनरी हो सकती है उसको डिप्लॉय भी किया हुआ है, सारी चीजें की हुई हैं। लेकिन जो असल इस वक्त चैलेंज है वो ये है कि अब लोगों से अपील ये है कि अपनी अपनी छतों को चेक कर लीजिए। वो सरकार आके सारी आपकी छतें चेक नहीं कर सकती, नंबर 1। नंबर 2, जितने हमारे ड्रेनेज का निजाम भी था उसमें क्या किया लोगों ने, कूड़े फेंक के उसके अंदर सारा जो है वो ड्रेनों को जो है वो ब्लॉक किया हुआ है, जिसकी वजह से बहुत सारी जो है प्रॉब्लम आती है। तो उनको वहां पे ना फेंकें, अगर वहां पे है खुला उसको रखें, ताकि आपकी देखिए सड़कें हैं जो बनते हैं, पैसे से बनती हैं, उसके बाद फिर आप 2 साल वहां पे पानी खड़ा होता है, वो सड़कें टूट जाती हैं और उसमें आपके ही हादसात होते हैं। तो वो खास तौर पे इसी तरह बिजली के खंभों से जो है इस वक्त दूर रहें। ये जो एहतियाती तदाबीर है डॉक्टर साहब, ये आगाही का काम हम भी करते रहते हैं, इश्तहारात भी चल रहे हैं, आप हमें बताइएगा। लेकिन एक अपील करता चलूं कि जो इस वक्त खास तौर पे हिल टॉरेंट्स जो है ना, खास तौर पे जो ये पानी, बिकॉज वो बहुत स्पीड से आता है, वहां से जो लोग जिन्होंने कंस्ट्रक्शन की है या कुछ और है, एटलीस्ट वहां से निकल जाएं इस वक्त, ताकि ये वाला जो पानी है ये इतना टाइम नहीं देता। और इसमें अगर कोई क्लाउड बर्स्ट हो गया या क्लाइमेट चेंज की वजह से अगर कोई भी फिनोमेना आ गया, जिस तरह हम चकवाल में देख रहे हैं या जेलम में देख रहे हैं या बाकी हिली एरियाज में देख रहे हैं, या इवन हिल टॉरेंट्स जो हमारे साउथ में आते हैं उन पे, तो वहां पे एटलीस्ट इस टाइम के ऊपर उन एरिया से बाहर हो जाएं। थोड़ा टाइम है जहां पे बारिशें हो रही हैं, इसमें अपनी जिंदगी को खतरे में मत डालें, ये मेरी अपील को खास जी तौर पे बिल्कुल, हमारे तवज्जुह से आपकी अपील भी, और हम भी दोबारा ये दोहराते रहेंगे। डॉक्टर साहब, अब जाहिर है बारिशें हो रही हैं, अभी एक इमरजेंसी सूरत हाल है, इसके बाद सैलाब की तबाहकारियों का सिलसिला शुरू होता है। जब डैमों के स्पिलवेज खोले जाते हैं तब भी सैलाब का खतरा बढ़ जाता है, और यही बताया भी जा रहा है जब इतनी बारिश होगी तो हम पंजाब में भी मुख्तलिफ इलाकों में क्या सैलाब एक्सपेक्ट करें, उसके लिए हमारी क्या तैयारी है, उसके अपने चैलेंजेस होते जा रही है ना। फिर सैलाब में बीमारियां फूटती हैं, फिर लोगों को वहां से हटाना पड़ता है, फिर लोगों के लिए ऑल्टरनेट अरेंजमेंट करने पड़ते हैं, खेमे लगाने पड़ते हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो आर वी प्रिपेयर्ड फॉर दैट टू? जी, वज़ीर आला पंजाब की हदायत के ऊपर 1 नहीं 2 नहीं बल्कि इस बार 3 एक्सरसाइजेज जो हुई हैं, जिसमें कोऑर्डिनेशन मीटिंग्स विद ऑल कंसर्न डिपार्टमेंट, जिसमें हेल्थ है, वेटनरी डिपार्टमेंट है जिसने जाके वैक्सीनेशन करनी होती है जानवरों की, इसी तरह जो रेस्क्यू टीम्स हैं उन सब की एक्सरसाइजेज, बोर्ड्स को चेक करना, सारा प्रोसेस हुआ है। अभी भी हमारी इंडस के अंदर इस वक्त जो है एज वी स्पीक, मियां वाली के हमारे कुछ एरियाज हैं जो लो लाइंग एरियाज होते हैं, जहाँ भी पानी थोड़ा सा भी आता है दरियाओं में तो वो इफेक्ट होते हैं, वहां पे हमने
कोई 129 इस वक्त तक जो ट्रांसपोर्टेशन लोगों को उन एरिया से निकाला है। इसी तरह लिया में हमारे कुछ एरिया जो लो लाइंग है वहां पे हमने 35 लोगों को निकाला है। इसी तरह डीजी खान में जो इस वक्त हमारे इसी तरह से जो हिल टॉरेंट्स आए उससे 26 लोगों को हमने वहां से इवैक्यूएट किया और 278 लोगों को इस वक्त तक हम वहां पे ट्रांसपोर्टेशन फराहम कर चुके हैं। तो हमारी टीमें एक्टिव हैं। ये इंडस का है। इसी तरह अगर रावी में देखें जो नारोवाल का एरिया है, जैसे ही वहां पे पानी आता है तो वहां पे भी हम ये ऑपरेशन कंडक्ट करते हुए वहां पे भी हमने जो लो लाइंग एरियाज और जो ऐसे बेसन थे वहां पे हमने अभी 92 लोगों को वहां से भी ट्रांसपोर्ट करके वहां से निकाला है। तो हमारी टीमें इस वक्त एक्टिवली सारी जगहों के ऊपर काम कर रही हैं और इस वक्त तक हम टोटल जो है वो ये दरियाई इलाकों से जो है 214 के करीब लोगों को इवैक्यूएट कर चुके हैं टाइमली, ताकि वहां पे कोई ऐसा डूबे ना। और 370 इस वक्त तक ट्रांसपोर्टेशन हो चुकी हैं। तो ये सारी टीमें जो है काम कर रही हैं इस वक्त तक। तीन एक्सरसाइज। एक और सवाल है, अर्लियर हमने एक सवात वाला इंसिडेंट जो बहुत ऑब्वियसली अफसोसनाक इंसिडेंट था, बड़ा ही वायरल भी हुआ, लोगों ने बड़ी उस पर बात की, तनकीद भी की कि या तो इमरजेंसी सर्विसेज इक्विप्ड नहीं थे या फिर रिस्पांस टाइम उनका बड़ा कम था। इन एनी केस पूछना हम ये चाहते हैं कि टू डील विद ऑनस्लॉट, ये सब कुछ जो हो रहा है, हमारे पास इक्विपमेंट, मशीनरी, ड्रोन्स, ये सब कुछ है या फिर अभी भी व्हाइल वी आर गोइंग थ्रू इट आप लोग सोच रहे हैं कि कुछ परचेज करना चाहिए या फिर हमें वी नीड समथिंग मोर देन दिस, या फिर आपको लगता है कि वी आर ऑल सेट फॉर इट? जी, सबसे पहली तो चीज है, देखिए प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। जहां पे हिल टॉरेंट्स आते हैं वहां पे आपने देखा है स्पीड ऑफ वाटर, मैंने खुद चुके ऑपरेशंस को कंडक्ट भी किया है, मैं दरिया जेलम के अंदर भी जाके जो है उसके अंदर मैंने जाके खुद भी ऑपरेशन कंडक्ट किया। इट्स नॉट इजी। आप ये बात हमारे लिए, जब यहाँ पे ऐसी सूरत हाल में द बेस्ट थिंग इज कि टाइमली तीन चीजें हैं। पहले प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो ऐसे हिल टॉरेंट्स के जो एरियाज हैं वहां से मैं लोगों से इसीलिए अपील कर रहा था कि निकल जाएं, और अगर आपने कोई ऐसी कंस्ट्रक्शन है तो कहते हैं सेफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, वो बड़ी जरूरी है, क्योंकि जो भी चीज यहाँ पे बनाएंगे वो ठहरेगी नहीं और कुछ अरसे बाद जो है वहां से आपका ये सारा का सारा इवैक्यूएट जो है वो सारा चला जाएगा। ये तो वो सेफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं। दूसरा ये है कि जैसे ही आपको कॉल आए वहां पे आपकी टीम में पहले से तैयार होनी चाहिए, उसके अंदर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। आज अगर हमने 1,70,00,000 लोगों को रेस्क्यू किया है, अपना मोटर बाइक के ऊपर हमने 30 लाख से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया है, 4 मिनट औसत रिस्पॉन्स टाइम। टाइमली रिस्पॉन्स की अहमियत को जितना भी उजागर किया जाए तो हम, और वहीं से अगर लोग टाइमली निकल जाते हैं इससे पहले कि वो एक पूरा एक सानिया बन जाए, तो ऑब्वियसली उसमें चाहे वो आग हो, चाहे वो वाटर रेस्क्यू कंडक्ट कर रहे हो, हम कहीं पे भी ये चीजें बुनियादी हैं। आज हमने सिर्फ फायर इंसिडेंट्स पे आप देखें तो 2,70,000 से ज्यादा। ट्रैवल एडवाइजरी क्या है लोगों के लिए, क्योंकि लोग अभी भी मतलब इस मौसम में भी पीपल, अभी भी छुट्टियां खत्म नहीं हुई ना, पीपल वांट टू एक्सप्लोर, पहाड़ों पे भी जाना है, नदी नालों दरियाओं के किनारे तस्वीरें भी उतरवानी है। सो अब हम ये कह दें लोगों को कि भाई एहतियात करें या ना जाएं, अपने घरों में बैठें? जी, मेरी लोगों से ये अपील होगी, देखिए टूरिज्म और उन्होंने इन जगहों पे जाना तो है, लेकिन सिर्फ ये कि जब बारिश हो रही है उस वक्त ट्रैवल ना करें, और अगर बारिश वाले टाइम पे ट्रैवल करना इज हाईली रिस्की, उस वक्त ना ऐसे नालाज के करीब जाए जहां पे कि बहुत तेजी से पानी आ रहा है कि जी हम जरा पानी देख लें, नहीं, उनसे दूर रहें, नंबर 1। नंबर 2 जो है, जहां पे भी बारिश हो रही है अगर कोई वहां पे लैंडस्लाइड ना आ जाए, कोई ऐसी सूरत हाल ना हो, तो ऐसी सूरत हाल में उस वक्त ट्रैवल ना करें। सो वो पहले ट्रैवल एडवाइजरी जरूर देख ले, और अगर आपकी कोई ट्रैवल एडवाइजरी है तो वो सिर्फ उसको अवॉइड करें, बाकी टूरिज्म जरूर एंजॉय करें, जरूर जाएं, लेकिन एहतियात के साथ, एहतियात करें। डॉक्टर रिजवान नसीर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। और बिल्कुल सही बातें, मतलब देखें थोड़ी सी इंटेलिजेंस और स्मार्टनेस अपनी भी यूज करें। अब इतनी बारिशें हो रही हैं तो आप कहाँ निकलेंगे, लेकिन अगर निकल ही गए हैं और इस वक्त भी कहीं हैं तो जिस वक्त बारिश हो रही होती है उस वक्त आप रोडों पे ना हो, ना ट्रैवल करें, जरा इंतजार कर लें। हिली एरियाज में जाएंगे जो कि ज्यादातर हमारा टूरिज्म उधर ही होता है, तो हिल टॉरेंट से जरूर बचें। और जिस तरह डॉक्टर साहब बिल्कुल सही कह रहे थे, उसको रोकना, उस पानी की फ्लो को से बचना, खैर उसको कौन रोकेगा, कोई, उससे बचना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मतलब बह के आप कहाँ इधर उधर पहुंच जाएं। तो जो हिली एरिया के टॉरेंट्स हैं या फ्लैश फ्लडिंग हैं या सैलाबी रेला जिसे कहते हैं ना, रेला, हाँ, उसमें आपने करीब नहीं भटकना है इन जगहों के। मतलब कोई वो एडवेंचर नहीं है और उसमें कोई बहादुरी दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा जी, अभी क्या है, ब्रेक लेते हैं, सी यू इन अ व्हाइल। गुड मॉर्निंग।
वेलकम बैक। ओके, सो वी आर गेटिंग मैसेजेस फ्रॉम यू, और जहां जहां आप लोग हैं, आप हमें बारिश का हाल बता रहे हैं, और आप लोगों के मैसेजेस से लग रहा है कि हर जगह बारिश हो रही है, जो कि टू बी ऑनेस्ट हो भी रही है, एक्सेप्ट ऑफ कोर्स हियर। तो रावलपिंडी से चूंकि हमने सुना है कि वार्निंग्स भी हैं, वार्निंग साउंड्स भी, अलर्ट्स भी दिए गए, और बहुत ही बुरा हाल है, और खासतौर पे नाना लई जब ओवरफ्लो होता है ना तो तबाही इर्द गिर्द आ जाती है। हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हैं वहाँ पे तो फौज को अलर्ट रहने की रिक्वेस्ट कर दी गई थी कि अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम मदद के लिए आपको बुलाएंगे, क्योंकि नाला लई के अतराफ में तो यानी है पानी कई मकामात पे 16 फुट 15 फुट से बुलंद हो गया है, और अतराफ की आबादियों में सायरन भी बजा दिए गए थे। सो हम ताज़ा शबीर डार हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, वो हमें रावलपिंडी से बता रहे हैं। जी हाँ, नाला लई गवाल मंडी पुल के मकाम पर हम इस वक्त मौजूद है। गुज़श्ता 14 घंटे से जुड़वा शहर रावलपिंडी इस्लामाबाद में शदीद बारिश हो रही है, और अब तक 180 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी हसन वकार चीमा नाला लई पहुंचे और यहाँ पर इंतजामात का जायजा लिया है। जैसा कि आपने खुद अभी बताया कि तकरीबन 16 घंटे से लगातार बारिश हो रही है। 180 मिलीमीटर बारिश से ज़ायद बारिश हो चुकी है। इस हवाले से हमने जो फ्लड मानसून प्लान बनाया गया है, जिसमें 19 हमारे वल्नरेबल पॉइंट्स हैं, आबादियाँ हैं, उधर हमारी मशीनरी की, हमारी ह्यूमन रिसोर्स की डिप्लॉयमेंट मुकम्मल है। तो हमारे तमाम अदारे, तमाम टीम्स फील्ड में मौजूद हैं, सायरन्स बजा दिए गए हैं। तमाम लो लाइंग एरियाज़ में आबादियों को हम मुसलसल आगाह कर रहे हैं कि आप नाला लई या उसकी ट्रिब्यूटरीज़ के पास ना जाएँ, कोई ऐसे नाखुशगवार वाक़या ना हो। बाकी जो अदारे हमने रिलीफ सेंटर्स भी बनाए हुए हैं, खुदा ना खासा कोई इवैक्यूएशन की ज़रूरत पड़ती है तो इंशाल्लाह रिलीफ सेंटर्स के भी हमारे तैयार हैं। इस वक्त जो नाला लई की जो सूरत हाल है आप देख सकते हैं, मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे। इस वक्त पानी की जो सतह है वो 16 फीट तक बुलंद हो गई है, और इमरजेंसी की सूरत में पाक फौज को तलब करने का फैसला किया गया है, क्योंकि पानी का लेवल बढ़ गया है, लिहाजा पानी अब बैक मारेगा, और ख़तरा यह है कि जो नशीबी इलाके हैं यहाँ पर पानी जमा हो सकता है। और मसाजिद में भी ऐलानात किए जा रहे हैं कि लोग एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें और घरों से गैर ज़रूरी तौर पर बाहर ना निकलें। जी, शबीर डार हमें पिंडी से अपडेट कर रहे हैं। जो इंतजामिया है वो भी ज़ाहिर मुतहर्रिक है, ऑन फील्ड है, और साथ यही हर कोई ये एडवाइस दे रहा है कि इफ यू डोंट नीड टू बी आउट एंड अबाउट, डोंट, आप घरों में रहें, और घरों की छतें जरूर चेक करनी है, वो भी डॉक्टर रिजवान हमें कह गए थे। आई एम श्योर के हालात जरा मुश्किल हैं, ज़ाहिर है गरीब आदमी के लिए जरा मुश्किल हो सकता है, छतों की मरम्मत, उसमें पैसे लगते हैं एंड ऑल दैट। नहीं, मरम्मत का अगर आपके पास नहीं है, लेकिन आपको पता है ये वीक है, तो खुद तो निकल जाएं, वहां से इवैक्यूएट कर जाएं। exactly. आप वहां अपने खानदान, आप अपने बच्चों और अपने घर वालों की जिंदगी और अपनी जिंदगी क्यों खतरे में डालना चाहते हैं? सुबह ना करें। अच्छा, नाउ शिफ्टिंग गियर्स और कुछ पॉलिटिकल बातें हो जाएं, क्योंकि खान साहब इमरान खान की जानिब से पार्टी रहनुमाओं को अंदरूनी इख्तलाफात खत्म करने और मीडिया में बयानात देने से रोकने का असर नजर आ रहा है, लग रहा है कुछ ऐसा ही हो रहा है। पार्टी के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने कल सहाफ़ियों को वाज़े तौर पर कहा कि खान साहब की हिदायत है अंदरूनी इख्तलाफात बाहर नहीं लाने। अ लिटिल टू लेट डोंट यू थिंक, क्योंकि सारे इख्तलाफात के ऊपर तो हम बातें कर चुके हैं। और साथ ही उन्होंने और भी बड़ी चीज़ें कहीं कि अगर आप तवक्को रखते हैं किसी के खिलाफ बात करूंगा तो ऐसा नहीं होगा। ये सलमान अकरम राजा साहब का कहना था। जियो न्यूज़ की प्रोग्राम पहले तो कर दी थी ना, पहले वही तो कहने, सब कुछ तो हो ही चुका है। कैपिटल टॉक में सलमान अकरम राजा ने कहा कि अब सारी तवज्जो एहतजाजी तहरीक पर होगी। दिलचस्प बात यह है कि इस बार एहतजाज के लिए उन्होंने तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान का नाम लिया, मगर मौलाना फजलुर रहमान की बात नहीं की। अब एग्जैक्टली उनका क्या कहना था ये देख लीजिए। आईने पाकिस्तान है पहली दफा आप का हमने सख्त लबो लजा देखा। मैं समझता हूँ कि उसूली तौर पे नहीं होना चाहिए, लेकिन बात थोड़ी जो है ना, जो उस वक्त वहाँ माहौल और सियाक़ो सबाक था, मुझ पे एक तरह से जिस्मानी हमला भी हो रहा था, बदतमीजी भी हो रही। अच्छा, ये बात लोगों को नहीं पता था ना, ये जरा पता होता है ना, वो एक सिर्फ जो बीच में से क्लिप कट के आ जाता है तो वो लगता है कि बिला वजह किसी शख्स ने कोई बात की है। तो उस वक्त शायद जरूरी था उनको पीछे धकेलने के लिए जो उस वक्त इरादा नजर आ रहा था, लेकिन मैं फिर भी ये कहता हूँ कि नहीं होना चाहिए ऐसा लबो लहजा। पर ये एक सच्चे आदमी की भी एक बात होती है। देखिए, अगर कोई एक झूठा बयानिया कायम करे और कहे कि तुम गद्दार हो,
तो एक आपको वहां पे किसी ने गद्दार कहा? कुछ लोगों ने कोशिश की, और ये सहाफियों का तो काम नहीं है ऐसे बात करना ना, तो ये भी एक इस वक्त हमारा एक अलमिया है कि लोग जो फोन पकड़ के खड़े होते हैं, रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं, तो वो सारे सहाफी नहीं होते, उसमें कुछ यूट्यूबर भी होते हैं। अभी मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से उठ के आ रहा हूं, जो हमारी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। आज से हमने बाकायदा अपनी इस तहरीक का और अपने इस इत्तेहाद का जो है ऐलान भी किया है, और इसके तहत हम आगे बढ़ेंगे। महमूद खान अचकज़ई साहब, अल्लामा नासिर साहब, मैं खुद, हम बात अभी मैं करके आया हूँ। दीगर जो हमारे रफ़क़ा हैं, ज़ैन शाह साहब हैं, मुस्तफ़ा खोकर साहब थे, अख्तर मेंगल साहब भी कुछ दिनों में हमें ज्वाइन करेंगे। इसका मतलब यह है कि आप चारों सूबों से लोगों को बिल्कुल इकट्ठा कर, और मैंने यही अर्ज किया, GB, आज़ाद कश्मीर, हर जगह। अभी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के बड़े मेन इसमें रूह रवां थे मौलाना फजलुर रहमान, तो उनका जिक्र तो नहीं हुआ सलमान अकबर साहब की इस गुफ्तगू में। इसके अलावा PTI में बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि तमाम रहनुमा सीज़ फायर के लिए तैयार हो गए हैं। सीज़ फायर का मतलब ये नहीं है कि एवरीबॉडी इज वेरी हैप्पी एवर आफ्टर नहीं है, इस किस्म का कुछ नहीं। और खास तौर पे ये सेनेट की टिकटों की जो तकसीम है ना, उस पे इख्तिलाफ। आपको पता है वैसे तो हर चीज पे इख्तिलाफात होते हैं, क्योंकि धड़े, चले लेट्स नॉट यूज दैट टर्म, लेकिन एवरीबॉडी हैज देयर ओन। मिशाल यूसुफजई का इशू आ रहा है, मिर्जा अफरीदी साहब का इशू आ रहा है, फिर कह रहे हैं जी देरीना कारकुनान को नजरअंदाज किया गया, मुराद सईद वगैरह हैं नॉमिनेटेड। अब इजलास के बाद पार्टी में इख्तिलाफात के हवाले से PTI के चेयरमैन और शेख फकास, गौहर अली खान और शेख फकास ने क्या कहा, ये सुनिए। इंटरनल मामलात पे बात नहीं करते, लेकिन आज भी खान साहब की जो हिदायत आई है, पार्लियामेंट्री पार्टी ने उसको डिस्कस किया और पार्लियामेंट्री पार्टी ने उसको बड़ा सराहा है। और पार्लियामेंट्री पार्टी ने पॉलिटिकल कमेटी और पॉलिटिकल पार्टी से भी ये रिक्वेस्ट की है कि इन फाइटिंग पार्टी में ना हो और डिसिप्लिन का ख्याल रखा जाए और सारी तवज्जो खान साहब की हिदायत और तहरीक पे मरकूज किया जाए। अच्छा, ये राशि पर भी खान साहब काफी गुस्से में हैं कि आपस के जो इख्तिलाफात हैं वो वही जिक्र हुआ है कि आपस के इख्तिलाफात खत्म करो और खान साहब की हिदायत की रोशनी में और आप लोग भी तस्वीर कम लिया करें, क्योंकि आप अगर कोई इजहार करेगा तो खान साहब ने कहा कि मैं उसे पार्टी। अच्छा, क्या चीज फाइल हो गया सर? आनी हमजा और शेख मुकाम साहब इंशाल्लाह सारे हो, हम बहन भाई हैं, सारी पार्टी एक है, एक है। अली अब्दुल्ला, वकार नकल, राजा साहब सब एक। अच्छा, फिर कल कुछ ऐसी बातें भी हुई कि वो कंफ्यूजन थी ना कि 90 दिन की पूरी एक तहरीक चलनी है या फिर 5 अगस्त की बात हो रही थी, 5 अगस्त की, तो अब सारे 5 अगस्त वाली बात ही कर रहे हैं। तो 90 दिन वाली बात वो सिर्फ अली अमीन गंडापुर साहब की एक ख्वाहिश है, तो पता नहीं उस पे अब क्या होगा। हैदर शिराजी हैं, बड़े गहरी नजर होती है इनकी PTI के मामलात पे, खबर लेके आते हैं अंदर की। थैंक यू हैदर फॉर जॉइनिंग अस दिस मॉर्निंग। अब बताइएगा, सबसे पहले सेनेट इंतखाबात में इख्तलाफात से शुरू कर लेते हैं बात। ये मिर्जा अफरीदी साहब की बात हो रही है, फिर मिशाल साहिबा की बात हो रही है। इन्हें तो अली अमीन साहब अपनी काबीना से पहले फारिग कर चुके हैं, अब पता लग रहा था जी इनके तायद कुनंदा भी बैकआउट हो रहे हैं। फिर इसके अलावा भी दीरीना कारकुनान की एक फहरिस्त है, वो कहते हैं जी हमें मौका मिलना चाहिए था लेकिन हमें नहीं मौका मिला। आपका बहुत शुक्रिया। देखिए, ये सेनेट इंतखाबात से कबल ये आप समझ लें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत ही नहीं चाहती कि इंतखाबी अमल में शफाफियत हो। PTI के सीनियर रहनुमाओं ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए ये कहा कि हम चाहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में अददी हैसियत के हिसाब से तमाम जमातों को नशिस्तें मिल जाएं ताकि हॉर्स ट्रेडिंग ना हो। अगर अददी हैसियत से खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट के हवाले से तमाम जमातों में टिकटें तकसीम हो जाएं या सीटें तकसीम हो जाएं तो हर जमात अपना अपने नामों के जरिए वो फाइनल कर ले नाम। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वहां पर अली अमीन गंडापुर ने पार्टी की सीनियर क़यादत को साथ बिठाकर मौलाना फजलुर रहमान पर जिस तरह जाती हमले किए, उसके बाद से वहां पर बैठकर कंसेंसस डेवलप करना बहुत मुश्किल हो गया। उसके बाद मशाल यूसुफजई की बारी आती है, तो मशाल यूसुफजई के बारे में कहा गया कि इनको टिकट नहीं दिया जाना चाहिए। जब अडयाला से उनके बारे में हामी भरी गई तो उसके बाद भी शकूक व शुबहात पैदा किए गए। शकील खान और इसके अलावा मर्दान में आतिफ खान के हल्के से वहां MPA हैं, सिर्फ ये 2 अफराद थे। बाकी तमाम अफराद को कहा गया कि मशाल यूसुफजई की तजवीज़ कुनंदा और तायद कुनंदा कोई ना हो, तो जिसकी वजह से वो खामोश रहे। लेकिन शकील खान और ये साथी आखिर तक इसलिए खामोश रहे क्योंकि उबहाम पैदा किया गया। लेकिन क्लियर जब चीजें हुई तो उन्होंने साथ देने का फैसला किया, जो कि मशाल यूसुफजई के साथ खड़े थे। जहां तक मिर्जा अफरीदी का मामला है, लाहौर में जो वहां पर ले जाया गया, वहां पर रात कयाम किया गया,
तो अली अमीन गंडापुर ने किसी भी साथी को नहीं बताया कि हम कहाँ जा रहे हैं। और बैरिस्टर गौहर और उमर अयूब ने हमारे साथ गुफ्तगू करते हुए भी यही कहा था। लेकिन मिर्जा अफरीदी पर पार्टी के सीनियर रहनुमा नाराज हैं कि ऐसे वक्त में जब 9 मई हो रहा था वो छोड़कर चले गए। इसके अलावा पार्टी के दीगर रहनुमा भी इसलिए भी नाराज हैं कि पार्टी में कुर्बानी देने वाले या खुरम ज़ीशान जिनका नाम इमरान खान ने खुद दिया उनको आना चाहिए बजाय मिर्जा आफरीदी के। तो अभी जो बारिश का जिक्र हो रहा था, अभी यहाँ इस्लामाबाद में भी कुछ बारिश की वजह से बिजली की आंख मचौली जारी है। तो बारिश तो रुक सकती है लेकिन पीटीआई के इख्तलाफात हमें रुकते नजर नहीं आते। ये इस तरह की चीजें हैं। अच्छा, जो मफरूर रहनुमाएं हैं वो उन पे सबको इत्तेफाक है, उन पे कोई एतराज नहीं है किसी को जिनको नामजद किया गया? देखिए उन पे तो बहुत सारे एतराजात हैं, खासकर मुराद सईद के हवाले से पार्टी की क़यादत ये समझती रही है कि मुराद सईद को खुल के सामने आना चाहिए था। और पार्टी के चंद रहनुमा ये भी कहते रहे कि वो खैबर पख्तूनख्वा में ऐसी जगह रहे जहां पर उन्हें फैसिलिटेट किया गया। तो ये बहुत सख्त बयान था, बहुत सख्त मौक़िफ़ था जो मुराद सईद के लिए पार्टी के अंदर ही लिया गया। लेकिन उनके लिए कहीं ना कहीं नरम गोशा जरूर है कि वो पार्टी के साथ रहे हैं। चंद ऐसी चीजें हैं जो मिर्जा अफरीदी से उन्हें जुदा करती हैं कि मिर्जा अफरीदी ने मजम्मत की लेकिन मुराद सईद अभी तक उस तरह का कोई स्टेटमेंट या अच्छा हैदर, अगर नॉमिनेशंस की बात हो सेनेट के लिए, ये किस तरह डिफरेंशिएट किया जाएगा कि खान साहब से डायरेक्टली क्या नाम आ रहे हैं? क्योंकि वो जब आगे आते हैं और फिर इतने स्पोक्स पर्सन्स हैं कि वो बातें वो कंफ्यूजन हो जाती है, किसी को कोई पसंद आता है किसी को कोई नहीं। बात तो ये है कि खान साहब किसको चाहते हैं, तो ये क्लैरिटी कैसे मिलेगी? देखिए बानी पीटीआई तो 26 नवंबर को जो चाहते थे वो नहीं हुआ। बानी पीटीआई चाहते थे खैबर पख्तूनख्वा में बजट पास ना हो उनसे मशवरे के बगैर, वो नहीं हुआ। टिकटों की तकसीम उनके मशवरे के बगैर नहीं हुई। तो जब इतना कुछ बानी से मशावरत के बगैर नहीं हुआ तो अब भी चीजें ऐसे ही चल रही हैं कि बानी का मशवरा कुछ होता है, बाहर आकर पार्टी के रहनुमा तो फिर 5 अगस्त को वो जो चाहते हैं कि पीक पे पहुंच जाए मामला, फिर ऐसा लगता है वो भी शायद ना हो, क्योंकि वो तो उसके तो फौरन बाद ही वो 90 दिन की तहरीक आ गई अली अमीन गंडापुर की तरफ से। तो इसमें क्या चीज होगी और क्या फिर नहीं? उनके बच्चों के आने का भी शोशा उठा था, वो भी बात जरा दब सी गई। देखिए यकीनन 3 जुमलों में हमने 4 उनके आपस के उबहाम और आपस में इख्तलाफात डिस्कस कर लिए। यानी 5 अगस्त को पीक का कहा था, 90 दिन की एक नई डेट आ गई। उनके बेटों के हवाले से बहनों ने कहा वो आएंगे, पार्टी के रहनुमा कहते रहे कि उन्होंने अभी नहीं आना, वो उधर से अमेरिका जाएंगे, उनके आने के हवाले से डिसाइड नहीं हुआ। उसके अलावा 5 अगस्त के हवाले से पार्टी के रहनुमा ये भी कहते रहे कि ये इख्तिताम है। लेकिन दूसरी तरफ बानी ने कहा कि ये पीक होगी, 2 साल कैद को मुकम्मल होंगे। तो इस वक्त पार्टी के अंदर जो 5 नाम है जिनमें बैरिस्टर गौहर, अली अमीन गंडापुर, उमर अयूब खान, शिबली फराज और उनके साथ शेख वकास अकरम और दीगर ये साथी होते हैं, इनके फैसलों की वजह से पार्टी को समझ नहीं आ रही कि हतमी फैसले क्या होंगे और ना ही हमारे लिए भी बड़ा कैचअप करना मुश्किल हो जाता है इधर क्योंकि हर दिन एवरी सिंगल डे देयर समथिंग, मतलब वो परफेक्ट एग्जांपल है, जितने मुंह उतनी बातें हैं यहाँ पे। बहुत शुक्रिया हैदर फॉर गिविंग अस द डेट। अच्छा जी, इसमें मजीद क्या हम बात करें? ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक जी। उस दिन हमने बात भी की थी ना HEC से, दुनिया की बेहतरीन जामियात में दर्जाबंदी के सिलसिले में पाकिस्तान की जामियात की भी रैंकिंग सामने आई है। इसका इदारा जो रैंकिंग करता है QS की 2026 की दर्जाबंदी जारी की गई, जिसमें पाकिस्तान की कोई यूनिवर्सिटी सर फहरिस्त 350 यूनिवर्सिटियों में जगह नहीं बना सकी, लेकिन पहले से रैंकिंग हमारी बेहतर हुई थी। QS रैंकिंग के मुताबिक दर्जाबंदी 2026 में पाकिस्तान की 18 जामियात को आलमी सतह की 1500 आला इदारों में शामिल किया गया। तहम पाकिस्तान की एक भी जामिया दुनिया की 350 बेहतरीन जामियात में जगह बनाने में नाकाम रही है। और इस सिलसिले में अच्छा, आबदी साहब करियर काउंसलर कंसल्टेंट हमारे शो पे होते हैं, हमारे शो का हिस्सा हैं। उन्होंने इसी सिलसिले में बात की यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर से बात की जी, प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अली। अब क्या बातें हुई ये देखें। हमारा एक फंडामेंटल जो प्रॉब्लम है, और इसमें कोई रुकावट भी नहीं है, कि मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज आर रन
on interim basis for 2 years, for even more than 2 years. COMSET में तो मुझे लगता है कि अब कई साल हो गए इंटरम वाइस चांसलर, तो इंटरम वाइस चांसलर तो फैसले नहीं कर सकते। अब अगर यूनिवर्सिटी को मैं जब कायदे-ए-आज़म यूनिवर्सिटी को मैंने छोड़ा तो 315 पे थी। अच्छा, अब वो उसकी रैंकिंग मेरे हिसाब में ठीक है, लेकिन आगे आपका सवाल है कि और भी बेहतर हो सकती है। तो आप कलेक्टिवली देखें कि जी अथॉरिटी पावर्स क्या है वाइस चांसलर के पास, क्योंकि मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी है, लेकिन वो कर सकता है विद द हेल्प ऑफ द फैकल्टी, विद द हेल्प ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। और हमारे यहाँ जाहिर है जो पॉलिटिक्स है, फैकल्टी में पॉलिटिक्स है, हमारे यहाँ स्टूडेंट्स में है, एम्प्लॉयज में है, तो ये चीज़ों को रोकती हैं। आप वेस्ट में देखें तो जाहिर है कि आपको कोई एसोसिएशंस बनाने की ज़रूरत नहीं है, कोई प्रेशर ग्रुप बनाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर है वहाँ पे स्टूडेंट यूनियन है, यहाँ पे ये भी सवाल उठता है। लेकिन आप उस स्टूडेंट यूनियन का फंक्शनिंग देखें, TOR ऑक्सफोर्ड की स्टूडेंट यूनियन कैसे काम करती है, वो तो एडमिनिस्ट्रेशन को हेल्प कर रही होती है, वो तो फैसिलिटेटर है, एनेबलर है। यहाँ शायद ये हमने बना लिया जो एक मिजाज कि जी वो अपोजिशन है, उन्होंने अपोज करना है। हम IT के इंक्यूबेशन सेंटर्स बना रहे हैं, गवर्नमेंट बना रही है, बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर्स बना रही हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि जो नेशनल हमारा इंक्यूबेशन NIC है, या लाहौर में भी हमारा मुख्तलिफ इंक्यूबेशन सेंटर्स और सॉफ्टवेयर हाउसेस बन रहे हैं, जो कि हमारे जो है मुख्तलिफ गवर्नमेंट की बॉडीज वो बना रही हैं। तो इसके लिए अब मैं आपके थ्रू ये प्रपोज करता हूँ कि वो जो सेंटर्स हैं उन सब सेंटर्स को यूनिवर्सिटीज़ के साथ लिंक कर देना चाहिए और मैंडेटरी करना चाहिए। वो नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर प्लान 9 है, या यहाँ पे और बहुत बड़े जो हैं इंक्यूबेशन सेंटर लाहौर में भी बने हैं। हमारे स्टूडेंट्स और टीचर्स बहुत अच्छे हैं, उनको सिर्फ हम इस वक्त तक उनको वो फ्रेमवर्क या वो कंडीशंस नहीं प्रोवाइड कर सके। आप इन चीज़ों पे काम करें तो आप ये देखिएगा कि एक तो रैंकिंग बेहतर होगी, लेकिन रैंकिंग के साथ साथ जो हमारी जो कोलैबोरेशन है या कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स द नेशनल इकोनॉमी, जो नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी है, जो आजकल IT पे है, टेक्नोलॉजी दुनिया सारी ने देख ली। मैं ये नहीं समझता आब्दी साहब कि इसमें तब्दीली लाने की इस वक्त जरूरत है। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस, एवरी ईयर वी हैव टू अलाइन आवर करिकुलम विद द न्यू ट्रेंड्स, और उसको हर साल उसके अंदर इनकॉर्पोरेट कर देना चाहिए, ताकि जो दुनिया के अंदर हो रहा है, जो एजुकेशन है, वो एट पार हो। थैंक यू आब्दी साहब फॉर डूइंग दैट फॉर अस। अभी डॉक्टर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। अभी हम एक ब्रेक लेंगे। दिस इज गोइंग टू बी अ हेडलाइन। वेलकम बैक। अच्छा जी, बड़े इन्वेस्टेड हैं लोग और होना भी चाहिए कि बड़ी मिस्ट्री है हुमैरा अस्कर की डेथ जो है वो किस तरह हुई। और उनके वालिदैन का मैं इंटरव्यू देख रहा था और उनके वालिद साहब ने तो क्लियर कट वो तो बड़ा शक कर रहे हैं कि ये तो तबाही मौत नहीं है। हाँ, वो तो कह रहे हैं कि वो शी हैज बीन मर्डर्ड बेसिकली, उनका कहना है, लेकिन अभी ऐसे कोई शवाहिद नहीं मिले। बिल्कुल ऐसे शवाहिद नहीं मिले, लेकिन तहकीकात जो है वो बिल्कुल जारी है। तहकीकाती टीम ने हुमैरा अस्कर की ट्रैवलिंग हिस्ट्री के लिए FIA को खत लिख दिया है। पड़ोसियों के बयानात जो हैं वो भी ले लिए हैं, और मालिक मकान जो थे उनके अपार्टमेंट के, स्टेट एजेंट और उनकी एक दोस्त समेत 10 से ज़ायद अफराद के बयानात हासिल कर लिए हैं। हुमैरा की दोस्त का ताल्लुक लाहौर से है और उनका बयान जो है वो फ़ोन पर रिकॉर्ड किया गया था। और जिस बिल्डिंग में वो रहती थी हुमैरा, उसके चौकीदार और घर में काम करने वाली खातून का बयान भी ले लिया गया है। डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल साउथ सैयद असद रजा के मुताबिक इस केस में अब तक ऐसे कोई शवाहिद नहीं मिले जो किसी जुर्म या खुदकुशी की तरफ इशारा करते हो, और ये मौत हादसा या तिब्बी वजूहात का नतीजा भी लगती है। एक्चुअली कुछ भी पता नहीं चलेगा जब तक उनका फॉरेंसिक, उनका मेडिकल जो है, जो कि विच वुड बी क्वाइट चैलेंजिंग एज वेल, क्योंकि मौत को कोई 8-9 महीने तो हो ही गए थे। जब तक वो हासिल नहीं होंगे तो किस तरह पता चलेगा कि एक्चुअली मौत हुई किस तरह। पुलिस के मुताबिक मुख्तलिफ बयानात रिकॉर्ड करने से भी पुलिस को कोई अहम बात मालूम नहीं हो सकी है। पुलिस ने अदाकारा के फ़ोन का डेटा अब भी हासिल कर लिया है। फिर और दीगर चीज़ें हैं जो IT एक्सपर्ट्स हैं उनसे कुछ एप्लीकेशंस की प्राइवेसी भी ब्रेक कराने की कोशिश की जा रही है।
तफ्तीशी हुक्काम के मुताबिक अदाकारा की मौत से पहले कपड़े धोने के शवाहिद मिले हैं। वो एक कमरे में थी, दूसरे कमरे में उनकी बाथरूम में लॉन्ड्री पड़ी हुई थी। कपड़े धोने के शवाहिद जो बार बार किया जा रहा है, वो बताया ये जा रहा है कि वो बड़ा एक नॉर्मल एक एक्टिविटी करते हुए उसके दौरान शी डाइड बेसिकली। तो कपड़े कुछ डब में थे, कुछ बाहर पड़े हुए थे, कोई तबीयत खराब नहीं थी उनकी। दैट्स राइट। वो अस्पताल या डॉक्टर के पास नहीं थी। सो लाश बेडरूम के साथ वाले कमरे में थी और कमरे की बालकनी का दरवाजा भी खुला हुआ था, लेकिन फ्लैट का मेन दरवाजा अंदर से डबल लॉक था। फ्लैट से यूटिलिटी बिल्स और घर के किराए के मई 2024 तक की स्लिप मिली है और 7 अक्टूबर 2024 को इनकी मौत हुई। ये अब कंफर्म हो गया है। पड़ोसियों को दिसंबर 2024 में फ्लैट से बदबू महसूस होना शुरू हुई थी। अच्छा जी, इस पे हम बात करते हैं। इफ देयर इज एनी अपडेट तो हमें दानियल सैयद बता सकते हैं, नुमाइंदा जियो न्यूज़ है कराची से। दानियल, बात तो बिल्कुल वही है, लिटरली अभी तक यही पता चल सका है जो जितनी इंफॉर्मेशन शायद पहले दूसरे दिन थी। जी बिल्कुल ऐसे ही है। तफ्तीशी इदारे जो है उन्होंने तहकीकात का दायरा कार ज़रूर बढ़ाया है। 8 जुलाई को जो डिफेंस ख़ैबान इत्तेहाद कमर्शियल के फ्लैट से अदाकारा और मॉडल की लाश मिली थी, उसके बाद तहकीकात का दायरा कार वसी किया है। गुज़िश्ता रोज़ तफ्तीशी हुकाम जो है उनकी जानिब से काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट से भी मदद हासिल की गई है। जो हुमैरा असगर अली के ज़ेर इस्तेमाल मोबाइल फ़ोन से उनमें कुछ एप्लीकेशन ऐसी थी जिनके पासवर्ड जो है वो तफ्तीशी पुलिस ब्रेक नहीं कर सकी, जिसकी वजह से CTD की जो IT एक्सपर्ट टीम है उनकी मदद हासिल की गई है। और तफ्तीशी हुकाम का कहना है कि CTD की टीम जो मखसूस एप्लीकेशंस हैं जिनके ऊपर लॉक लगे हुए हैं पासवर्ड, उनको ब्रेक करने में CTD की जो IT टीम है वो मददगार साबित होगी और उन एप्लीकेशंस की मदद से भी तफ्तीश में मुमकिन तौर पर कुछ शवाहिद सामने आ सकेंगे। जबकि साथ ही FIU को भी तफ्तीशी हुकाम की जानिब से ख़त जो है वो भेजा गया है, जिसमें हुमैरा असगर अली की जो ट्रैवल हिस्ट्री है उसके बारे में तफसीलात जो है वो तलब की गई है। इनके जो बैंक अकाउंट की हिस्ट्री जानने के लिए भी तफ्तीशी हुकाम ने जो मुताल्लिका बैंक था उनको ख़त लिखा था। उनकी बैंक अकाउंट में कितनी रकम मौजूद है, किस किस वक्त वो ट्रांसफ़र हुई, किसकी जानिब से की गई, या हुमैरा असगर अली ने किन लोगों को जो है वो रकम ट्रांसफ़र की, ये तमाम तर बातें भी सामने आ सकेंगी। जबकि दूसरी जानिब जिस अपार्टमेंट में हुमैरा असगर अली रिहाइश पजीर थी, उनके मालिक मकान, 2 स्टेट एजेंट, दूसरी मंजिल और चौथी मंजिल पर रहने वाले जो मकीन थे उनके बयानात कलमबंद किए गए हैं। चौकीदार का बयान कलमबंद किया गया है। एक इनकी दोस्त हैं दुरे शहवार के बाद तफ्तीशी हुकाम का कहना है कि उनका बयान भी कलमबंद किया गया है, लेकिन वो लाहौर में मुकीम है तो उनका जो बयान है वो फ़ोन पर रिकॉर्ड किया गया है। बिल्डिंग में काम करने वाली एक मासी हैं, उनका बयान भी कलमबंद किया गया है, लेकिन तफ्तीशी हुकाम को इन तमाम तर तहकीकात के बावजूद कोई ख़ास तफ्तीश में मदद नहीं मिल सकी है, जिसके बायस वो ये कह सकें कि हुमैरा असगर की जो मौत है वो कत्ल है या तबई मौत है। ये तमाम तर बातें तफ्तीश का हिस्सा जरूर है, लेकिन वजह मौत अब तक सामने नहीं आ सके। दानियाल ये बता सकते हैं आप कि हुमैरा असगर के वालिद जो हैं उनका किस बिना पे, उन्होंने कैसे कहा कि बेटी का मर्डर हुआ है? खुद भी डॉक्टर मतलब उनको कुछ और भी इसके साथ उन्होंने कहा, किसी पे शक था नहीं था? क्योंकि ये काफी बड़ा बयान है कि उनका ये कह देना कि जी उसका मर्डर हुआ है। एंड ऑल्सो वो पोस्टमार्टम की हतमी रिपोर्ट कब आएगी? मतलब उसकी कोई टाइमलाइन है कि हाँ जी आ जाएगी वो फोरेंसिक्स जो हो रहे हैं? जी देखें, जो फॉरेंसिक रिपोर्ट या पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने में पुलिस हुकाम के कह रहे हैं कि मज़ीद 3 से 4 दिन लग सकते हैं। उम्मीद की जा रही है कि 3-4 दिन के अंदर ही पोस्टमार्टम और केमिकल एग्जामिन रिपोर्ट सामने आ जाए। जो वालिद हैं इनके उनकी जानिब से यकीनी तौर पर ये बातें सामने आ रही हैं कि ये तबई मौत नहीं है, मुमकिन तौर पर इनको किसी ने कत्ल किया हो। लेकिन अब तक की जो तफ्तीश है, अब तक की जो तहकीकात हैं, अब तक जो शवाहिद सामने आए हैं, उनकी मदद से ऐसा नहीं लगता कि किसी ने कत्ल किया हो। लेकिन इन इल्ज़ामात के बाद जो तफ्तीशी पुलिस है वो तमाम तर जो पहलू हैं, तमाम तर जो ज़ाविये हैं, उन पर तहकीकात यकीनी तौर पर कर रही है। लेकिन जो लाश मिली थी इतनी डिकम्पोज थी कि
बज़ाहिर कोई बात कहना भी तफ्तीशी पुलिस के लिए या पुलिस सर्जन के लिए कहना मुनासिब नहीं थी। इसी के बायस पोस्टमार्टम रिपोर्ट या केमिकल एग्जामिन रिपोर्ट वाज़ेह कर सकेगी। साथ ही साथ जो हुमैरा असगर अली के पास मोबाइल फ़ोन्स में जो सिम कनेक्शन थे वो 3 सिमें इनके पास मौजूद थी, जो तीनों की तीनों सिमें एक्टिवेट थी। उनका CDR भी हासिल किया गया है और वो नंबर जिन पर आखिरी मरतबा मुसलसल राब्ते अभी कोई डेवलप नहीं हुई है, बस तभी पता लगेगा कुछ अगर पता लगा जब केमिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट आ जाएगी। वैसे हुमैरा असगर की ये सारी जो मौत हुई है और ये जो स्पेकुलेशन बातें ये सब कुछ हो रही है, उससे एक चीज तो वाज़ेह है कि मौत में भी ना प्राइवेसी होनी चाहिए। मतलब जिस तरह इनके रिकॉर्ड्स खोले जा रहे हैं, इनके बैंक अकाउंट्स खोले जा रहे हैं, ऑब्वियसली इसमें तो एक क्यूरियोसिटी है कि एक्चुअली हुआ क्या। 9 महीने हो गए इस बात को, लेकिन जस्ट अ थॉट कि एक प्राइवेसी होती है एक इंसान की, और दुआ करनी चाहिए ऐसी मौत के लिए भी, आई गेस, जो इज्जत से आए और मतलब एग्जैक्टली इवन इन दैट स्टेट। बट वी नीड टू मूव ऑन। और आपको पता है बारिशों का सिलसिला जो है वो एक तबाही सा मोड़ जो है वो लेता चला जा रहा है। टू मच रेन, और हम पता करना चाहते हैं प्रिपेयर्डनेस। और एक्चुअली हमने पंजाब में डॉक्टर रिजवान से बात की थी, जाहिर है उनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है रेस्क्यू 1112 में भी, और एक्चुअली वो उसके रूह में रवा भी थे। और उन्होंने बताया कि अब उनकी क्या तैयारी है। अब जहांजेब खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, DGPDMA बलोचिस्तान। बहुत शुक्रिया जहांजेब साहब। मानसून बारिशें बलोचिस्तान में भी आपको पता है मुतासर कर रही हैं मुतअद्दिद इलाकों को। कौन कौन से इलाके हैं जहां ज्यादा नुकसानात की इत्तलात आ रही हैं और आप लोग कर क्या रहे हैं अब तक? हम हालिया बारिशों में हमारी जो अजला मुतासर हुए हैं उसमें जोब, ज़ियारत, कोलू, लजबेला, मूसा खेल और खुजदार शामिल हैं। यहाँ पे तकरीबन 16 लोगों की जान गई है और 6 लोग इंजर्ड हुए हैं। उसके अलावा जो चीज़ों को नुकसान पहुँचा है उसमें जो कम्प्लीटली डैमेज्ड हाउसेस हैं वो 11 हैं, पार्शली डैमेज्ड हाउसेस जो हैं वो 47 हैं। इसके अलावा जो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसको नुकसान पहुँचा है उसमें एजुकेशन का एक स्कूल है जो डिस्ट्रिक्ट ज़ियारत में था। उसके अलावा रेवेन्यू ऑफिस को नुकसान पहुँचा है किला सफला में और जलमक्सी में। एग्रीकल्चर के इन अजला में नुकसानात को रिपोर्ट किया गया है। सोलर प्लेट्स जो हैं वो काफ़ी जगहों पे गिरी हैं, तो ये वो नुकसानात हैं जो अभी तक रिपोर्ट हो चुके हैं। आपका जो स्पेल है 15 to 17 वो चल रहा है। और इन सब बातों के अलावा मैं आप लोगों को एक चीज़ कहना चाहूँगा इस प्रोग्राम के तवस्सुत से कि आफत को आफत की तरह लिया जाए। हम इन दिनों में गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें। उसके अलावा जो पिकनिक पॉइंट्स हैं वहाँ हमने 144 लगा दिया है। 144 लगाने के बावजूद मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि बराए मेहरबानी आफत को आफत की तरह लेके आप लोग अपने घरों में रहा करें, बिला ज़रूरत ना निकला करें। जहाँ कहीं बारिश की वजह से पानी खड़ा होता है और आप देखते हैं वहाँ पे बिजली का खंभा मौजूद है, तो आप प्लीज़ अपने बच्चों को खुद उस पानी की तरफ ना जाने दें, उसमें करंट लग सकता है। बहुत सी चीज़ें हैं जो हमारे इख्तियार में नहीं है, लेकिन जो बातें मैं कह रहा हूँ ये बिल्कुल हमारे इख्तियार में है। ये करके आप अपनी हुकूमत का साथ देंगे, हुकूमत की मदद करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही डायरेक्टिव्स जो हैं और सजेशंस और रिक्वेस्ट हम ये भी कर रहे हैं कि जिसको नहीं निकलना, कहीं कोई ज़रूरी काम नहीं है, तो आप मतलब दिस इज़ नॉट द टाइम फॉर एडवेंचर। बेसिकली मतलब हालात आपके सामने ही है। जहांजेब साहब ये बताइएगा कि यहाँ बारिशें जो हैं वो कब तक जारी रहेंगी? फोरकास्ट क्या कहता है? कौन कौन से इलाकों में होंगे बारिश ज़्यादा होगी और वहाँ की इंतज़ामिया तैयार है टू हैंडल द सिचुएशन? देखें जी, मानसून का स्पेल जो है उसको हम जायज़ कहते हैं जुलाई, अगस्त, सितंबर। ये स्पेल सितंबर के शुरू तक चलेगा। वक्तन फ़वक्तन जैसे हमें मैट ऑफिस बताता जाता है हम अपनी रिपोर्ट शाया करते रहते हैं। हो सकता है कि जुलाई के एंड की तरफ थोड़ी हैवी शावर्स हों। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस दफ़ा हुकूमत ने अपने इक़दाम किए हैं, जो आपके नॉन फूड आइटम्स हैं वो हर ज़िले में पहुँचाए जा चुके हैं। इरिगेशन, B&R, सारे डिपार्टमेंट जितने भी लाइन डिपार्टमेंट्स हैं वो बिल्कुल रेडी हैं। आपके डिस्ट्रिक्ट डिज़ास्टर मैनेजमेंट के जो चेयरमैन हैं, डिप्टी कमिश्नर हजरात, उन सबको हिदायत जारी की जा चुकी हैं गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान की तरफ से। हर सूरत हाल से निपटने के लिए कोशिश की गई है कि हम तैयार हैं, लेकिन फिर भी आप लोगों के ताउन के बगैर ये चीज़ें मुमकिन नहीं। जो चीज़ें हम एक छोटी सी कोशिश से
जिन चीज़ों से बचा जा सकता है, तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि प्लीज़ उन चीज़ों के बारे में सोचें, जैसे मैंने इंटरव्यू के शुरू में आप लोगों। अच्छा जहां साहब, सूबे में इससे पहले ज़ाहिर है बारिशों सैलाब ने बड़ी तबाही मचाई है। पिछले साल भी हमने देखा कहीं ना भी नुकसान हो रहा हो तो बलूचिस्तान में ज़रूर तबाही होती है। क्या PDMA समझती है कि इस बार भी मामला उससे ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है, या जितना रूटीन में सैलाब और तबाहकारियाँ होती हैं वहीं तक सिलसिला रहने की उम्मीद है आपको? Which is also a lot. देखिए जी, हम क्लाइमेट चेंज से गुजर रहे हैं। क्लाइमेट चेंज से गुजरने की वजह से हम ये नहीं प्रेडिक्ट कर सकते कि इस दफ़ा बारिशें कितनी ज़्यादा होंगी। नॉर्मल बारिशें जो रेगुलर आपके एयर प्रेशर्स अरेबियन सी में होते हैं उनको कैलकुलेट किया जाता है, लेकिन एक फिनोमेनन है जिसको क्लाउड बर्स्ट कहते हैं, उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, ना कोई मैट ऑफिस कह सकता है। फिलहाल लास्ट वीक ऑफ जुलाई जो है उसमें यह है कि ज़रा बारिशें हैवी होंगी, तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। गवर्नमेंट तैयार है, आप लोग भी हमारी मदद करें, इंशाल्लाह हम इस आफत से आराम से निकल जाएंगे। बहुत शुक्रिया जहांजेब खान साहब, DG PDMA बलूचिस्तान है। एंड अब्दुल्ला राइटली सेड, बलूचिस्तान में चूंकि पिछले कुछ सालों में हम देख रहे हैं कि तबाही भी वहीं आती है, स्ट्रक्चर्स और घर भी वही गिरे होते हैं जो पक्के टू बी ऑनेस्ट बने भी नहीं होते, तो उनकी कंस्ट्रक्शन भी थोड़ी सी ऑफ है। गुर्बत भी है ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो ईंटें बस जोड़ी हुई हैं थोड़ी सी, और नेचुरली आप अंदाज़ा करें कि पानी का क्या प्रेशर होता है कि वो तो बहा के ले जाती है इन घरों को। तो पिछली बार भी हमने ये एडवाइस किया था कि अब रिकंस्ट्रक्शन हो तो कोई ऐसे उनको घर बना के दिए जाएं, क्योंकि बहुत सी NGOs वगैरह भी दे केम इनटू प्ले और उन्होंने बहुत से मदद की, जो पक्के घर हो, जो विथस्टैंड कर सके इस किस्म की। हम आगे बढ़ेंगे और एक कज़िया जो मतलब ये भी दहाइयों से तो चल रहा है, ताजरों और FPR का मामला। It is such an old मतलब हमारी आपको शक्लों से भी पता चल गया होगा कि मतलब काफी फ्रस्ट्रेटिंग है ये, क्योंकि नहीं मानना जिसने उसने नहीं मानना। हाँ, ये वही वाली बात है, मतलब सारा जोर जिन पे चलता है, जो ऑलरेडी देते हैं उन पे तो चला लिया जाता है। ताजरों और रिटेलर्स को टैक्सनेट में लाने की तमाम हुकूमती दावे धरे के धरे रह गए हैं। ताजरों और रिटेलर्स की हड़ताल की धमकी अब जो है वो जाहिर है तीर की तरह निशाने पर बैठी है, हमेशा की तरह। तमाम हुकूमती इरादे और मंसूबे ताजरों के सामने पानी की तरह बह जाते हैं, इस मरतबा भी बह गए हैं। ऑल पाकिस्तान तंजीम ताजरान और FPR हुकाम के दरमियान मुज़ाकरात हुए। FBR हुकाम ने ताजरों का मुतालबा तस्लीम कर लिया कि 2 लाख रुपए नकद बैंक में जमा कराने पर किसी किस्म का कोई टैक्स नहीं काटा जाएगा। ताजरों को बताया गया कि डिजिटल इनवॉइसिंग छोटे ताजरों रिटेलर्स के लिए है ही नहीं। आप खामखा परेशान हो रहे हैं, आप जो चाहें आप बेसिकली रिक्वेस्ट करें। तो ये भी बताया कि बड़े सनअतकार जो हैं वो सेल्स टैक्स के मामले पर गिरफ्तार नहीं होंगे, कुछ भी नहीं हो रहा है इधर। और कस्टम अफसरान के मार्केट्स में छापों का मामला भी बाद में देख लिया जाएगा, मतलब वो देख लिया है, बाद में क्या देखा जाएगा। तो इसके लिए अलग मैकेनिज्म जो है वो बनाया जाएगा। और इस वक्त हालात ये हैं कि हुकूमत ताजरों के तमाम मुतालबात एक एक करके मानती जा रही है और नथिंग हैज चेंज्ड। और एक बार फिर वाज़ेह हो गया है कि इस मुल्क का बोझ तनख्वाहदारों ने ही उठाना है या इंडस्ट्रीज़ ने उठाना है, क्योंकि सबसे पतली गर्दन तनख्वाहदार तबके की है, जो टैक्स देते हुए चूंचरा बिल्कुल नहीं करते, आउटसोर्स कट जाता है, कटे चला जा रहा है। आपको ये भी बता दें कि तनख्वाहदार अफराद ने गुज़श्ता माली साल में इनकम टैक्स की कीमत में 555 अरब रुपए कौमी खजाने में जमा कराए हैं। और ये भी सुन लें कि रकम रिटेलर्स और रियल स्टेट के सेक्टर के मजमूई टैक्सों से 100 गुना ज्यादा थी। 100 गुना ज्यादा। मतलब ये जो थोड़ी सी हंसी आई है ना मुझे, मतलब ये इतनी सैड स्टोरी है, ये इतने सालों से हम कर रहे हैं एंड नथिंग रियली चेंजेस। अच्छा जी, इस दफा क्या मुतालबात हैं, क्या रिजर्वेशंस हैं? मुतालबात जो होंगे वो तो जावेद बिलवानी साहब सदर कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स हमारे साथ मौजूद हैं। बिलवानी साहब, जब हड़ताल का ऐलान हुआ तो आपके कई मुतालबात थे, कमोबेश सभी ऐसे थे कि टैक्स कम देने वालों या नॉन फाइलर्स को हाथ लगाने का सोचा भी ना जाए। बहुत सी बातें तो सर आपकी मान भी ली गई हैं, फिर आप लोग क्यों कर रहे हैं हड़ताल? हमारे जो भी मुतालबात थे ना वो ये थे कि जो टैक्स नेट के अंदर जो लोग हैं उनको तंग ना किया। हमने कभी भी ये बात नहीं कही जो टैक्स नेट में नहीं है उनको तंग ना किया जाए। हम हमेशा कहते हैं जो टैक्स नेट में नहीं है उनको टैक्स नेट में लाया जाए। हर आदमी को, हर पाकिस्तानी को टैक्स देना चाहिए और टैक्स की परसेंटेज कम होनी चाहिए ताकि किसी के ऊपर बोझ ना आए, सैलरी पर्सन पे भी बोझ ना आए, जो टैक्स नेट में लोग हैं उन पे भी बोझ ना आए। और जो गरीब लोगों से टैक्स लिया जा रहा है जिसमें बेचारे
चौकीदार हैं, ड्राइवर हैं, मेड्स हैं घर की, वो मोबाइल फोन के ऊपर उनसे टैक्स लिया जा रहा है। वो बेचारों का क्या कसूर है? उनकी इतनी तनख्वाह है कि उनसे टैक्स लिया जाता है? जिनसे टैक्स लेना चाहिए, जो 60% आपकी अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है, उसको टैक्स नेट में लाया जाए। जो टैक्स नेट में इस वक्त लोग मौजूद हैं, वो कोई एफबीआर नहीं लाए, वो खुद आए, वो वॉलंटरली आए हैं, एफबीआर नहीं आए। एफबीआर के पास तो कोई टैक्स नेट में रजिस्टर होने जाता है तो उसको इतने धक्के लगवाते हैं, कितना तंग करते हैं कि बेचारा थक जाता है। वो हमारे पास चैम्बर्स और एसोसिएशन में आता है कि हमारे को रजिस्टर्ड नहीं कर रहे, और जो 2 नंबरी करते हैं उनको रजिस्टर कौन करता है? ये हमने इनसे सवाल भी किया कि आप मुझे बताएंगे जो फ्लाइंग इनवॉइस का काम करता है उनको रजिस्टर्ड हम तो नहीं करते, आप करते हैं, आप कैसे कर देते हैं? वैसे सर ताजरों के साथ भी वही करते हैं जो बाकी मुल्क के साथ करते हैं, मतलब इसमें कोई स्पेशल ट्रीटमेंट तो होनी नहीं है ना, दिस इज देयर वे। खैर एनीवे, आप बताएं कि जो इकदामात लिए जा रहे हैं वो समझें कि हद पार होने पर ही लिए जा रहे हैं। ताजर हो या सनतकार टैक्स नहीं देते हैं तो आटे में नमक के बराबर देते हैं। आपको ये रियलिटी पता है, कम से कम तनख्वाहदारों के मुकाबले में तो समझे कि कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है। हमने अभी फिगर्स भी डिस्कस कर लिए। फिर हुकूमत क्यों ना उनके खिलाफ कार्रवाइयां करे? कुछ ना कुछ तो ऑब्वियसली यू हैव टू अग्री के कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। देखिए, ये आपने जो सवाल किया है ना, ये सवाल ऐसा है कि तनख्वाहदार इदारे, तनख्वाहदार जो लोग टैक्स दे रहे हैं उसमें मेजोरिटी जो तनख्वाहदार का पोर्शन है वो इंडस्ट्रीज में एम्प्लॉई हैं, वो इंडस्ट्रीज प्राइवेट लोगों की हैं, और हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं बिजनेस एंड इंडस्ट्रीज, कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज को। तो अगर वो इंडस्ट्री बंद हो जाए, पाकिस्तान में जितनी इंडस्ट्री है सारी बंद हो जाए, तो अर्बन एम्प्लॉयमेंट टैक्स देता है ना कि रूरल एम्प्लॉयमेंट टैक्स देता है। अर्बन एम्प्लॉयमेंट जो है वो मेजोरिटी तनख्वाहदार तबका इंडस्ट्री का है, ऐसा नहीं है कि सरकार का है। सरकार के पास तो तनख्वाहदार तबका बहुत कम है इंडस्ट्री के मुकाबले, तो इंडस्ट्री के लोग ही टैक्स देते हैं, वो भी इनडायरेक्ट टैक्स ताजिर और इंडस्ट्री के ऊपर ही लगता है। ये सवाल जो है लोगों की समझ में नहीं आता। ये देखे, मैं आपको एक बात बताऊं, आपकी इकोनॉमी, टोटल जो इकोनॉमी है उसका 40% लोग टैक्स नेट में हैं, और पाकिस्तान का टैक्स का जो परसेंटेज है वो पूरे रीजन में सबसे ज्यादा है। आपको मिलवानी साहब सर ताजिर तंजीमें जो हैं वो ताजरों के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदार हैं, लेकिन ये मुल्क भी तो किसी को चलाना है ना। नॉन फाइलर्स और टैक्स कम देने वाले आपकी तंजीम के मेंबर होते हैं, इसी छतरी के नीचे उन्हें तहफ़्फ़ुज़ मिलता है। फिर हमारे मौशी हालात ख़राब नहीं होंगे तो और क्या होंगे? आप तंजीमें जो हैं ऐसे लोगों से हाथ खींचें अपना। ठीक है, हम जो चैम्बर्स हैं उसके अंदर वो मेंबर बन ही नहीं सकता जो टैक्स नेट में नहीं है। हमारे पास 100% मेंबर टैक्स नेट में जो है वही बन सकते हैं, और एक्टिव टैक्स पेयर हैं वही बन सकते हैं। कानून है इसका बाकायदा। हमारा एक मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने एक कानून बनाया है, उसके अंदर एक डिपार्टमेंट है, एक रेगुलेटरी बॉडी है जो रेगुलेट करती है। वो कानून ये बना हुआ है कि आप मेंबर उसी को बना सकते हो जो टैक्स नेट में, तो हमको उनको रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया जावेद साहब। इन तमाम बातों का खुलासा पता है क्या है कि तनख्वाहदार तबके ने अभी जो माली साल खत्म हुआ है इसमें 545 अरब रुपए का टैक्स दिया, रिटेलर्स ने 62 अरब रुपए का टैक्स दिया। सो देयर गोस द कंपैरिजन। और इतने ये फिगर्स शुड टेल यू अ लॉट। इसमें मजीद और एक्सपोर्टर्स जो डॉलर्स और यूरो में कमाते हैं उन्होंने 180 अरब रुपए का टैक्स दिया। मतलब फिर भी तनख्वाहदार तबका जो है आप देख लें टॉप वो ही कर रहे हैं। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। अच्छा जी, ये खुशखबरी है एक्चुअली। माली मुश्किलात की शिकार पाकिस्तान एयरलाइंस और बरतानिया आने जाने वाले मुसाफिरों के लिए कल बड़ी खुशखबरी सामने आई और पाकिस्तान को बरतानिया की एयर सेफ्टी लिस्ट से निकाल दिया गया। आपको पता है ना कितने देर से PIA की कोई परवाजें वहां नहीं जा रही थी। बरतानिया ने पाकिस्तानी एयरलाइंस पर आयद पाबंदियां खत्म कर दी और 5 साल बाद पाकिस्तानी एयरलाइंस बरतानिया के लिए उड़ान भर सकेंगी। पाबंदी हटने के बाद अहम पेशरफ्त ये हुई कि कौमी एयरलाइन ने मैनचेस्टर के लिए फौरी परवाजों की इजाजत तलब कर ली है।
जराए के मुताबिक कौमी एयरलाइंस को यूके सिविल एसोसिएशन जो है एविएशन से परवाजों की इजाजत आइंदा चंद रोज में मिलने का 14 अगस्त को उम्मीद जाहिर कर रहे हैं ख्वाजा आसिफ के जी। हम शुरू कर देंगे, पहले मैनचेस्टर के लिए शुरू की जाएंगी, उसके बाद बर्मिंघम और लंदन के लिए शुरू की जाएंगी। इब्तदाई तौर पर कौमी एयरलाइन इस्लामाबाद से मैनचेस्टर के लिए परवाजें चलाएगी, लंदन और बर्मिंघम की परवाजें मैंने बता दिया आपको। इसके अलावा जो यूके की बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट हैं, उनका ये कहना है कि वो पाकिस्तानी एयरलाइन से सफ़र करने की मुंतज़िर हैं। 2021 के बाद से पाकिस्तान ने फ़ज़ाई हिफाजती मयार में नुमाया बेहतरी की है। अच्छा, आप इसमें ये अंदाजा कर लें कितनी हमारी कौम जो है पाकिस्तानी रहते हैं यूके में, और उनके लिए कितना मुश्किल था पिछले 5 सालों में, बिकॉज देयर वाज नो डायरेक्ट फ्लाइट, सो दे हैड टू गेट ऑन टू अदर फ्लाइट्स, जो कि ऑब्वियसली फिर एक स्टॉप तो आपका बन ही जाता है। फ्लाइट जो है ना, सबसे ज्यादा पता है किसके लिए कारगर साबित होती है? बुजुर्गों के लिए। मतलब आप सोचिए, लंबी फ्लाइटें, आपने किसी की अम्मी ने, दादी ने, वालिद साहब ने अकेले ट्रैवल करना हो, they cannot hop from one plane to another plane. And even if there is assistance, लेकिन वो आपका ट्रैवल टाइम कितना बढ़ जाता है, क्योंकि एटलीस्ट 3, 4, 5 घंटे तो आप लगा लें बीच में, जहां ऑलरेडी आप 8, 9 घंटे का सफर हो, उसमें 5 घंटे और लगाएं तो वो सफर कितना लंबा हो जाता है। सबकी ख्वाहिश होती है कि एटलीस्ट बुजुर्गों को ना जहाज में बिठाएं और वहां दूसरा बहन भाई रिश्तेदार जो है ना जहाज से उतार ले, बस सीधा। तो अब ऐसा ही होगा। इन एनी केस ब्यूरो चीफ से हमने बात की और किन मसाइल का सामना रहा पाकिस्तानी कम्युनिटी को इस पाबंदी के बायस मुर्तजा ने हमें बताया। जब से पाकिस्तान से जो एयर ट्रैवल था, उस पर डायरेक्ट एयर ट्रैवल पे पाबंदी लगी, खास तौर पे जो PIA सबसे ज्यादा इस हवाले से हिट हुई, तो उसका जो डायरेक्ट इफेक्ट है वो यहाँ पर तकरीबन 1.5 से 2 मिलियन आबाद जो ब्रिटिश पाकिस्तानी कम्युनिटी है उनके ऊपर जो उनके पे असर पड़ा, और बहुत सारे हवालों से पाकिस्तान पे उसका असर पड़ा कि पाकिस्तान की मैशत के लिए एक बहुत बड़ा धचका था, एयरलाइन इंडस्ट्री के लिए, और उसके साथ साथ जो यहाँ पर आबाद पाकिस्तानीज है उनके लिए। चूँकि सबसे बड़ा जो यहाँ से एडवांटेज ये है कि यहाँ से जो पाकिस्तान सिर्फ 7 से 7.5 घंटे के फासले पर है लंदन हीथ्रो से, और अब जो इस पे जो जब से पाबंदी लगी, फिर यहाँ से जो ईजीएस्ट रूट जो कम्युनिटी के लिए बनता था वो यहाँ से जो मिडिल जो दुबई में जाना था और दुबई से होकर वो जाना था, जिसमें एडिशनल तकरीबन जो 7, 8 से 10 घंटे तक लग जाते थे। उसके अलावा जो पैसे थे जो डायरेक्ट जो यहाँ से PIA की फ़्लाइट्स जब होती थी और फिर जब BA की बाद फ़्लाइट्स कुछ अर्सा के लिए डायरेक्ट चली थी, तो उसमें किराए बहुत कम होते थे, लेकिन उसके साथ साथ किरायों से भी ज़्यादा ये था कि जो एक जो ईज़ थी, जो कन्वीनियंस थी जो लोगों के लिए, कि कुछ भी किसी की फौतगी हो जाती है या कोई एमरजेंसी में काम पड़ जाता है, तो रोज़ाना की बुनियाद पर यहाँ से फ़्लाइट्स और एमरजेंसी में लोग जो डिसाइड करते थे कि पाकिस्तान जाना, और अगले 7 से 8 घंटों में वो पाकिस्तान पहुँच जाते थे। वो सारी जो एक फॉर ग्रांटेड जिस जो फैसिलिटी को लिया जाता था, अब वो सारा कुछ ख़त्म हो गया, और उसके बाद कम्युनिटी को बहुत सारे हवालों से इकनॉमिकली भी और दीगर टर्म्स में उनको बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ा। अब जब बरतानी हुकूमत ने अनाउंसमेंट की है कि इस बैन को ख़त्म किया जा रहा है, तो यहाँ पर जो एक बिल्कुल एक ईद का सा समा है, पूरी कम्युनिटी में खुशी की लहर दौड़ गई, और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जो PIA के जब परवाज़ें जब इंशाल्लाह बहाल होंगी, तो एक तो उनको उम्मीद की जा रही है कि उनके किराए कम होंगे एज कम्पेयर टू जो इस वक्त जो रूट्स चल रहे थे पाकिस्तान जाने के लिए। तो ये जवाब मिला हमें मुर्तज़ा से, और फिर हमने उनसे ये भी पूछा, क्योंकि पहले डायरेक्ट फ्लाइट्स होती थी PIA की और कुछ और भी प्राइवेट एयरलाइंस की पाकिस्तानी जो यूके जाती थी, और फिर उन पे पाबंदी लगी, तो एक्चुअली क्या शिकायत थी सार्फिन को और ऐसा क्यों हुआ था? तो मुर्तज़ा ने हमें ये बताया। एक सबसे बड़ा मसला ये होता था कि जो फ्लाइट्स में डिले हो जाना, बाज़ दफ़ा यहाँ पर अक्सर होता था कि PIA की फ़्लाइट्स इस्लामाबाद, लाहौर या कराची की जो फ़्लाइट्स है वो आधे घंटे से लेकर 3 घंटों तक भी लेट हो जाती हैं। एक ज़माने में ये भी बड़ा मशहूर था कि एक फेडरल मिनिस्टर है, उनको ट्रैवल करना होता था, इंपॉर्टेंट एक मिनिस्टर हुआ करते थे, और उनके लिए पूरी PIA की जो फ़्लाइट वो इंतज़ार करती थी, और कभी कभार वो 2-2.5 घंटे लेट होते थे, उसके बाद चलती थी। इस तरह की इंटरफेरेंस और जो ये भी एक उसमें अमल दखल था। फिर मिस मैनेजमेंट की बहुत सारी शिकायत, जो मुख्तलिफ कंप्लेंट्स होती थी जहाज़ों के अंदर, जो हाइजीन और जो उस हवाले से वो कंप्लेंट्स भी थी, और जो स्टाफ के हवाले से भी थी। लेकिन एक दूसरी तरफ ये तो एक जो पैसेंजर्स थे, कस्टमर्स थे, ये उनकी शिकायत थी। लेकिन हमने ये भी देखा कि जो लोग ट्रैवल करते थे पाकिस्तानी, वो भी जिस हिसाब से PIA के स्टाफ को और PIA के फ़्लाइट्स के ऊपर जो मुख्तलिफ हवालों से बाज़ अफराद ने जो बिहेवियर शो किया, जो एटीट्यूड उनका होता था, वो दूसरी एयरलाइंस पर बिल्कुल ना उनको कोई टॉलरेट करता था और ना ही वो दिखाते थे। उस PIA हवाले से
जो लोगों के साथ डीलिंग्स थी वो मुख्तलिफ काफ़ी बड़े बड़े तनाज़ात भी हुए फ़्लाइट्स के दौरान भी और अदरवाइज़ भी। लेकिन जो सबसे अच्छी बात ये थी कि फ़्लाइट्स डायरेक्ट थी, लोगों के लिए बहुत जो मुश्किलात नहीं थी। उम्मीद यही की जा रही है कि जो PIA भी अब पहले से बेहतर स्टैंडर्ड्स और जो बेहतर हवालों से सामने आएगी, और जो कम्युनिटी के भी लोग हैं जो मुख्तलिफ हवालों से पहले जो PIA के जो स्टाफ के साथ जो रवैया उनका था, उम्मीद ये की जा रही है कि वो भी उसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करेंगे कि जो डायरेक्ट फ्लाइट्स हैं PIA की वो कितनी बड़ी एक ब्लेसिंग थी। बहुत शुक्रिया आपका मुर्तज़ा। कमाल है कि कोई मिनिस्टर साहब आते होते थे और उनके लिए पूरे जहाज को आपको ये खबरें याद ही होंगी, मतलब इतनी पुरानी बात भी नहीं है, कुछ साल पहले ये बड़ी बहुत ज्यादा इन पे बात भी हुई थी बिकॉज ऐसा हुआ था। ताहिर इमरान मियां सरवर ख्वाजा आज से बात भी कर रहे थे कि जी इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, केस बनाएंगे PTI के पेट्रन इन चीफ और गुलाम सरवर, तो बनाना चाहिए था ना, फिर इन लोगों को निशाने इबरत बनाना चाहिए था। उन्होंने एक दूसरी IPP ज्वाइन की थी ना इन्होंने, हाँ इन्होंने दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ली तो इनके तमाम गुनाह माफ हो गए थे। वेरी सैड, क्योंकि जब लग रहा होता है आपको कि किसी ने, और आप बड़े कन्विंस्ड होते हैं कि गलती की है एंड दे शुड बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर इट, और जब आपको मौका मिलता है टू डू दैट अकाउंटेबिलिटी एंड यू डोंट, तो फिर अवाम क्या सोचे, मतलब उस वक्त वो बयानबाजी क्या थी। इन एनी केस क्योंकि इनका जो गैर जिम्मेदाराना बयान था जिसकी वजह से हमें खमियाजा भुगतना पड़ा, वो गलत भी साबित हुए ज़ाहिर है। अच्छा जी, एविएशन तज्जियाकार सीनियर सहाफ़ी ताहिर इमरान मियां हमारे साथ हैं और उनसे भी हमने पूछना है, इनफैक्ट सारी बात ही ये वाली करना हम चाहते हैं। ये जो हुआ था, ताहिर, मौजूदा हुकूमत कहती है कि पाकिस्तानी एयरलाइंस पर अमेरिका और यूरोप पे पाबंदी तहरीके इंसाफ के दौर के वुज़रा और मिस मैनेजमेंट जो थी उसकी वजह से लगी, तो आप इससे इत्तफाक करते हैं और क्या इसकी बैकग्राउंड क्या है? बिल्कुल मैं इसे इत्तफाक करता हूँ, वज़रा नहीं बल्कि वज़ीर आज़म की वजह से लगी है। 2020 नवंबर की मेरी स्टोरी है जिसमें मैंने ये बात लिखी थी कि इमरान खान जो उस वक्त वज़ीर आज़म थे, उन्हीं की इंस्टिगेशन पर और उन्हीं के कहने पर गुलाम सरवर ने पार्लियामेंट में जाके बयान दिया था, और उस रिपोर्ट के बारे में, वो जो एक बोगस रिपोर्ट थी जिसको बाद में कोर्ट ने उठा के बाहर फेंक दिया था, उसकी बुनियाद पर ये दावा किया गया था कि पाकिस्तानी पायलट्स के पास allegedly, जो कि फाल्स प्रूफ हो चुका हुआ है कि लाइसेंसेस के कोई इश्यूज वगैरह हैं। तो ये इमरान खान साहब का और गुलाम सरवर साहब की मुश्तरका कार्रवाई थी, तो ये मिली भगत और एक साजिश थी जो कि प्रॉपर तरीके से प्लान और एग्जीक्यूट की गई थी PTI की लीडरशिप की तरफ से। और ये मुश्तरका कार्रवाई इसलिए थी ताकि उससे पहले के जो हुक्मरान हैं उन पे मजीद कीचड़ उछाली जा सके। तो उसका करने का मकसद ये था। उस वक्त भी वी वर अमेज्ड कि अगर इसमें 1% भी सच्चाई है कि इनकी लाइसेंसिंग में या पायलट्स के जो भी इट्स फेक या व्हाटएवर, आपने कैसे पब्लिक फोरम पे जाके कह दिया? मतलब आपको अपनी तहकीकात करवानी चाहिए थी। उस वक्त भी हम बड़े वी वर अमेज्ड कि इस किस्म की स्टेटमेंट्स निकली हैं। उनके पेट्रोलिंग चीफ के ज़हन में ये आइडिया आया था कि अब हम ये कहेंगे तो अब ये जो पिछले वाले हैं, चूंकि हम उनको हर चीज में ही गंदा करते हैं, मतलब पिछले को गंदा करना है तो आओ पूरी कौम को गंदा कर दें। नहीं, इतनी रेपरकशंस कौन सोचेगा? ताहिर साहब, अब ज़ाहिर है हुकूमत ये समझती है कि बरतानिया में अब हमें इजाजत मिल जाएगी तो पाकिस्तानी एयरलाइंस को बड़ा फायदा होगा, PIA को फायदा होगा। वैसे ये कभी प्रॉफिटेबल रूट्स रहे भी हैं? क्योंकि हमने ये भी सुना था कि ये अमेरिका बरतानिया वाले हमारे लिए प्रॉफिटेबल रूट्स हैं नहीं। सो हम इसको प्रॉफिटेबल बनाएं या कुछ फायदा एक्चुअली हासिल करें, ये कैसे मुमकिन होगा और किसकी जिम्मेदारी होगी? देखिए, यूके के रूट जो है हिस्टोरिकली बहुत अरसे से, जब से गल्फ के कैरियर्स वगैरह आगे हैं, टर्किश एयरलाइंस आ गई है, तो इनके बाद से यूके के रूट्स PIA के लिए प्रॉफिटेबल रूट्स नहीं है। और खास तौर पे जो स्ट्रक्चर इस वक्त PIA का है, इसमें तो बिल्कुल भी प्रॉफिटेबल नहीं होंगे ये रूट्स, क्योंकि जो फैसिलिटीज, जो सहूलियात और जो बाकी चीजें प्रोवाइड की जा रही हैं उसके PIA उसको कम्पीट नहीं कर सकती। तो अगर इसी हालत में इन्होंने यूके के रूट स्टार्ट तो कर देंगे, लेकिन ये दोबारा से वो लॉस मेकिंग की तरफ जाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तानी एयरलाइन में से किसी के पास भी वो प्रोडक्ट नहीं है जो इन बड़ी एयरलाइंस की मुकाबले की हो। तो डायरेक्ट फ्लाइट जो है वो नहीं इस चीज को कट करेगी, और डायरेक्ट फ्लाइट तो वर्जिन भी ऑपरेट कर रही है, ब्रिटिश एयरवेज भी ऑपरेट कर रही है। तो इसलिए ये एक क्या कह सकते हैं ना, बगैर सोचे समझे इन्होंने 3 फ्लाइट जो है वो स्टार्ट की है। आई डोंट थिंक सो। और हुकूमत का वो दीवाने का ख्वाब है कि वो इसकी बुनियाद पर PIA को प्राइवेटाइजेशन के लिए मजीद लुक्रेटिव बना लेगी। तो ये भी मेरे नजदीक को इतनी ज्यादा, यानी कि बहुत ग्राउंड ब्रेकिंग काम नहीं PIA कर पाएगी या पाकिस्तान की कोई एयरलाइन कर पाएगी, क्योंकि यूके का रूट बहुत कंपेटिटिव रूट है और उसके ऊपर तमाम एयरलाइंस बेतहाशा फ्लाइट्स ऑपरेट करती हैं। उनके मुकाबले में ये ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर वाली बात होगी।
अच्छा क्लियरली एक्सप्लेन किया कि अमेरिका बरतानिया वाले रूट्स हमारे लिए बहुत अरसे से प्रॉफिटेबल नहीं रहे हैं, और अगर हम ये इस वक्त प्रोजेक्ट करेंगे कि हमें कोई बहुत पैसे आ जाएंगे, नहीं पैसे तो शायद आ भी जाएं अगर आपकी सर्विस ऐसी competitive हो, क्योंकि इस इंडस्ट्री में इतना competition and people, I'm sorry, who can afford, why would they take PIA if the service is not at all up to the mark? So product तो आपकी ये competitive मैटर नहीं करता है ना बहुत और direct ज्यादा। flight का हमें बता दिया ताहिर ने कि वो अच्छा, वर्जन भी करती है और वो ब्रिटिश एयरवेज भी जी, डायरेक्ट दे रही है। एक और सवाल और ये किसी और इशू मतलब है, ताहिर आप हमारे साथ हैं, आप बता दें। इशू तो खैर सिमिलर ही है। भारत में, इंडिया में जो तैयारा गिरा था रिसेंटली लाइक अ मंथ बैक, उसकी तफ्तीश मुकम्मल कर ली गई है और बज़ाहिर एक पायलट को जिम्मेदार समझा जा रहा है, उसको रिस्पांसिबल माना जा रहा है इस क्रैश के लिए, क्योंकि और इंडिया नहीं इस बात को एक्नॉलेज कर रहा। तो आपको ताहिर लगता है कि ऐसा ही हुआ था, ऐसा ही हुआ होगा, या इस मामले की मजीद तफ्तीश होनी चाहिए? देखिए ये पुरानी टैक्टिक है, जब लायन एयर का जहाज क्रैश हुआ था इंडोनेशिया में, उस वक्त भी पायलट को जिम्मेदार ठहराया गया था कि पायलट ने गलती की, पायलट ने ये किया, पायलट ने वो किया। ऑफ कोर्स 99% जो हादसे होते हैं फजाई, उनमें ह्यूमन एरर होता है और वो ह्यूमन पायलट होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, या कोई इंजीनियर होता है। लेकिन इस सूरत में मैं समझता हूँ कि बोइंग का रिकॉर्ड, जो सेफ्टी रिकॉर्ड है, वो इतना चेकर्ड है। बोइंग दानिस्ता तौर पे लायन एयर के जो जहाज है उसके गिरने के पीछे जो रिपोर्ट आई, फिर उसके बाद एक बहुत सारा क्या कहते हैं ना, वो एक्सपोजर हुआ बोइंग के अंदर जो सेफ्टी रिकॉर्ड्स हैं उन सारों के ऊपर। फिर इथियोपियन एयरलाइन का क्रैश हुआ, फिर इसके अलावा जो उनका यानी शोहरा आफाक प्लेन अब तो कहा जाता है बदनाम तरीन प्लेन जो 737 मैक्स है, उसके इश्यूज हैं। तो मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा कि इसके नीचे भी 787 के अपने जो इश्यूज हैं बोइंग के, वो किसी हद तक प्ले कर चुके होंगे। क्योंकि मेरे लिए ये सोचना कि कोई पायलट दानिस्ता तौर पर इतनी कम बुलंदी पर इंजन को इंगेज करे और डिसंगेज करे और फिर इंगेज करे, और दोनों पायलट्स का मुकालमा भी सामने कि क्या तुमने किया, उन्होंने कहा मैंने नहीं किया। तो आई डोंट थिंक सो कि ऐसा कोई एलिमेंट है। और अभी क्यों, यानी ये जहाज दिल्ली से जहां ये क्या कहते हैं अहमदाबाद आया था, तो वहां क्यों नहीं उसने किया, और लंदन वाली क्या कहते हैं उसके ऊपर क्यों करने का सोचा उसने। तो मैं ये समझता हूँ कि पायलट को जिम्मेदार ठहराने की कोशिश जो है वो एक प्रॉपर एक प्लानिंग का हिस्सा है, और इसमें वेस्टर्न मीडिया जो है वो बहुत, यानी टैब्लॉइड्स ये खबर शाया कर रहे हैं। अब अगर एक खबर टैब्लॉइड शाया कर रहे हैं, किसी मोतबर इदारे ने इसके ऊपर बात नहीं की, तो मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर बहुत सारा कुछ अभी देखना बाकी है, और मैं फिलहाल पायलट को जिम्मेदार नहीं समझता। तो आपको कंस्पिरेसीज में नजर आती है। बहुत शुक्रिया ताहिर इमरान मियां। और यही बताया जा रहा है जो खबर का आप इशारा दे रहे हैं कि जी इंजन उन्होंने स्विच ही ऑफ किए हुए थे और दोनों मुबैना तौर पर एक मुकालमा है को पायलट एंड पायलट दोनों की कन्वर्सेशन हो रही थी। सो या डेफिनेटली नीड्स वैसे मोर थॉरो इन्वेस्टिगेशन, और एयरलाइन क्रैशेस की इन्वेस्टिगेशन में सालों लिटरली लगते हैं, एटलीस्ट महीनों तो लगते हैं। अच्छा जी, ब्रेक ले रहे हैं अभी, विल बी राइट बैक। खबर जी, गुज़श्ता कुछ सालों में हम देख रहे हैं कि स्क्वॉश की दुनिया में एक तरह से पाकिस्तान की री एंट्री हुई है। नए आने वाले खिलाड़ी, बल्कि बच्चे कह लें, यंगस्टर्स जो हैं स्क्वॉश में टैलेंट दिखा भी रहे हैं और दुनिया में मनवा भी रहे हैं। ताज़ा तरीन कामयाबियां जो हैं उनमें कोरिया में होने वाली एशियन जूनियर स्क्वॉश चैंपियनशिप में जहां पाकिस्तानी बच्चों ने, बच्चे नहीं कहेंगे हम, यंगस्टर्स हैं और बड़े कम्पिटिटिव हैं, उन्होंने बॉयज गर्ल्स एंड अंडर 13 और अंडर 15 कैटेगरीज में 7 मेडल जीते हैं, 7 मेडल्स, 2 गोल्ड जिनमें 2 गोल्ड भी हैं बिल्कुल, लेकिन इन सब में एक मेडल तो बहुत ही खास है। वो क्यों? वो है अंडर 13 बॉयज कैटेगरी में जीता है सुहेल अदनान ने, जिन्होंने फाइनल में हराकर भारतीय हरीफ को ये तमगा अपने नाम किया। सो हमारे नए स्क्वॉश स्टार सुहेल अदनान हमारे ही साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सुहेल? बहुत मुबारक हो, हाउ डज इट फील? सबसे पहले तो यहीं से बात शुरू करते हैं। वालेकुम अस्सलाम, आप कैसे हैं? ठीक ठाक, बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा सुहेल, जल्दी से बता दे, ये हम हमेशा पूछते हैं, माशाल्लाह यू आर सो यंग एंड सो कंपेटिटिव, लेकिन ये शौक, ये पैशन फॉर स्क्वॉश कहाँ से आया? जी मेरे पहले दादा अब्बू खेलते थे, बाबा खेलते थे, फिर मैंने स्क्वॉश स्टार्ट की बचपन से, तो ट्रेनिंग करता रहा कि आगे कुछ बनना है। तो अल्लाह का शुक्र है, ब्रिटिश जूनियर चैंपियन, इतने सारी ट्रॉफियां पीछे देख सकते हैं, मेडल, माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। तो अभी ये जो फैमिली गेम है, आपने फैमिली गेम होती है, बहुत सारे फैमिली प्रोफेशंस होते हैं,
मगर जरूरी नहीं है कि डॉक्टरों की फैमिली में बच्चे भी डॉक्टर बनना चाहें। लेकिन यहाँ हम सुहेल आपसे बात करते हुए हमारे जो कीन व्यूअर्स हैं, हम बार बार इस बात को कहते हैं कि जब फैमिली में अच्छी आदतें हो ना, अच्छे शौक हो, अच्छी हॉबीज हो, जैसे कि स्पोर्ट्स इज ह्यूज, तो वो फिर बच्चों में ट्रांसलेट हो ही जाता है। मतलब आपके दादा खेलते हैं, आपके फादर खेलते हैं, आप तो भी चैंपियन बनना था। या एक इसका और इम्पैक्ट भी होता है कि जो आपका सारा खानदान कर रहा होता है, आप चाहते हैं कि आप उससे कुछ मुख्तलिफ करें। उधर ना जाओ। सो आप सुहेल, आप भी बचपन खुद भी शौक था आपको? जी, मुझे बहुत शौक था कि मेरे पापा इतना अच्छा खेले नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे। मेरा ये गोल था जो मेरे बाबा नहीं कर सके, आगे मैं उनका नाम रोशन करूं और उनसे बड़ा नाम बनाऊं। माशाल्लाह, और आपने बनाया, आप बना रहे हैं। आपने जो फाइनल में अंडर 13 कैटेगरी में अभी कोरिया में भारतीय हरीफ को हराया है, इसका तजर्बा जरा हमारे साथ शेयर कीजिए। जब आप जा रहे थे इस टूर्नामेंट के लिए, आपको उम्मीद थी कि आप फाइनल जीतेंगे? और जब फाइनल में आपको ये पता लगा कि आपका मुकाबला तो एक भारतीय ओपोनेंट से है, सो उसका कुछ और प्रेशर था क्या? जी, मैं इस टूर्नामेंट की टॉप सीड भी था। इससे पहले ब्रिटिश जूनियर जीता था, तो सारों को पता था ब्रिटिश जूनियर चैंपियन आ रहा है। टॉप सीड भी था मैं, और मुझे काफी कॉन्फिडेंस था कि मैं फाइनल जीतूंगा इंशाल्लाह। तो फर्स्ट राउंड में सारे मैच 3-0 जीता है। भारतीय प्लेयर जो था उसको मैं एक गेम लूज करी, पर मैं अल्लाह का शुक्र उसको 3-1 जीता। बड़ा अच्छा मैच हुआ, और वो भी इंडियन थे कि वो कहते बस हमारा दुश्मन मुल्क है, इस पाकिस्तान को जीतने देना। मेरे कोच कहते कि इसको नहीं जीतने देना। मैंने भी कहा था कि नहीं जीतने देना उसको, पर अल्लाह का शुक्र में जीत गया। जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा, अब आगे का बता दें, क्योंकि आप माशाल्लाह जो एज है आपकी, अभी तो यू हैव अ लॉन्ग वे टू गो, और अभी से ही आपकी ट्रॉफीज पीछे हमें नजर आ रही हैं। आपके इरादे क्या हैं? कहाँ कहाँ जाना है? इंशाल्लाह बस ट्रेनिंग करनी है। पाकिस्तान का एक खोया मकाम था, जैसे जहांगीर खान, जहांशेर खान, ये इनका बहुत बड़ा नाम था। पाकिस्तान में किसी का नाम नहीं। हमारा एक जो मकाम था वो खो चुका है। इंशाल्लाह आगे ट्रेनिंग करके वही पाकिस्तान का नाम वापसी लाना है। तो आप जो हैं, ये जो जितने भी इंटरनेशनल टूर्स करते हैं, इसके लिए आपके पास कोई स्पॉन्सर है? आपके वालिद साहब खुद ही ये सारा खर्चा करते हैं या फेडरेशन मदद करता है? हाउ डज इट वर्क? ये अगर आप टीम में सिलेक्ट होगे तो आपको फेडरेशन देगा। अगर आप इंडिविजुअल जाओगे तो आपके पेरेंट्स सपोर्ट करेंगे, या आपका कुछ स्पॉन्सर होगा तो वो करेगा। मुझे सपोर्ट मेरा जो सही क्रेडिट है तो मेरे फादर एंड मदर को जाता है, एंड मेरे कोच काशी भट्ट साहब को, शिराज सलीम को, और मेरा स्पॉन्सर बाट फाउंडेशन को। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सुहेल। बहुत मुबारक सुहेल, एक दफा फिर सो प्राउड जब हमारे यंगस्टर्स जो हैं, और क्या इंस्पिरेशन, अपनी फैमिली में इंस्पिरेशन है उनकी। अच्छा जी, जाने से पहले कुछ आपको शॉर्ट से खाना चाहते हैं, क्योंकि आपको पता है कि बारिश से बड़ी तबाही, और मतलब क्या बारिश हो रही है जिससे अब खौफ ही आ रहा है। रावलपिंडी के, अच्छा ये चकवाल के शॉट्स हैं, पीर कटास। जी बिल्कुल, ये एक जगह है, इट्स अ टूरिस्ट स्पॉट, इट इज अ स्टनिंग स्पॉट, लेकिन द फैक्ट कि इसके अंदर से पानी आ रहा है। देख रही हैं आप? जी जी बिल्कुल, ये इसके अंदर से ही पानी आ रहा है। ये इतना कोई सॉलिड स्ट्रक्चर नहीं है, इट इज थाउजेंड्स ऑफ इयर्स ओल्ड। तो और ये पिंडी के शॉट्स हैं, आप देख लें क्या सूरत हाल है। मुसलसल पानी की सतह बुलंद हो रही है। कटारियां गवाल मंडी में, ये बाय द वे सड़क है जो इस वक्त एक नहर लग रही है, इस पे गाड़ी चल रही है। वार्निंग जारी कर दी गई है, लोगों को कहा जा रहा है कि यहाँ से शिफ्ट हो जाए। नालालाई में पानी की सतह 22 फुट तक बुलंद हो गई है। दरियाए समा के अतराफ में बरसाती नाले बिफर गए हैं, और इस्लामाबाद में भी नालों के भरने के सबब मुताद्दिद रास्तों पर ये जेलम देखें, और यहाँ रेस्क्यू किया जा रहा है। मतलब दिस इज आई एम सॉरी बट दिस इज इनसेन। ये गवाल मंडी पिंडी रावलपिंडी के कुछ शॉट्स हैं। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। और एक दफा फिर, अगर आपका कोई अर्जेंट काम नहीं है, प्लीज डोंट वेंचर आउट, डोंट डू दैट। वी आर गोना सी यू टुमारो इंशाल्लाह।